क्या होता है जब आप लोग दिखते हैं ना सामने, मुझे भी मजा आता है, वरना स्क्रीन पे बात करते रहो ना, मुझे कुछ समझ में आ रहा है ना आपको कुछ समझ में आ रहा है। ओके परफेक्ट। आज हमारा जो टॉपिक है हम बात करने वाले हैं रिवीजन की, कि रिवीजन कैसे करना है, साथ में हम टाइम मैनेजमेंट की भी बात करने वाले हैं। राइट, दोनों टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। अब मैंने क्या करा हुआ है, इस इंटरेक्शन को ऐसा बनाया हुआ है कि आप लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये कोई वेबिनार की तरह नहीं है कि बस मैं बोलता जाऊंगा आप लोग सुनते जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, बीच में कहीं पर भी आपको लगता है कि कोई डाउट आपके मन में आया, तुरंत आप पूछेंगे। मतलब मुझे आप टोकें, कोई टेंशन नहीं है, बार बार टोको आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो भी आता है आप पूछोगे। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है, आप सब प्लीज कॉपी और पेन लेकर बैठो, जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो आपको नोट डाउन करना है। राइट, तो मैंने सब कुछ लिख लिया है, सब कुछ रेडी है, अब सीधे चालू करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है पूछ लेना। एक और चीज़, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन करा हुआ है, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एकदम से बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे। तो मुझे दिखता है कि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, तो मैं आपका नेम कॉल आउट कर लूंगा, तो आप पूछ सकते हैं, सबको मौका मिलेगा। और पिछले सेशन में बहुत सारे बच्चों ने बोला भैया हम इंट्रोवर्ट थे, हम क्वेश्चन नहीं पूछ पाए, प्लीज़ पूछिए। सब ह्यूमैनिटीज़ वाले हैं, सब फैमिली जैसे हैं, तो किसी को भी डरना नहीं है, और कोई भी क्वेश्चन सिली नहीं होता है। राइट, तो आपका क्वेश्चन पूछो आप। और बिल्कुल भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यार ये क्वेश्चन पूछना चाहिए या फिर नहीं पूछना चाहिए, बिंदास पूछो, आंसर करा जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। स्टार्ट करें अब अपन। ओके बढ़िया। यस भैया। तो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ, सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो गया है या फिर नहीं हुआ है? कितने बच्चे ऐसे, हैंड रेस कर लो जिनको लगता है उनका सिलेबस हो चुका है, अब रिवीजन बस करना बाकी है। और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं भाई नहीं हुआ है? ठीक है, अभी हुआ नहीं है, बाकी है भैया, अभी थोड़ा चल रहा है, थोड़ा थोड़ा बाकी है। राइट, ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है इस बाकी है समय भैया, जिसका थोड़ा बाकी सिलेबस है। हुआ ही ना हो। हिस्ट्री का बाकी है। हो गया है भैया, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कॉन्फिडेंस ज्योग्राफी में तो बाकी है भैया अभी। मुझे भी हो गया है पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मतलब सबकी हिस्ट्री सिचुएशन का ऐसी बचा है। है भैया बस। हिस्ट्री बचा। हाँ ओके भैया मुझे हिस्ट्री एमसीक्यू टिप्स भैया, बता देना, हिस्ट्री। एमसीक्यू कहाँ से करे, कैसे ठीक करे। है, ओके। न्यूमेरिकल्स भी। वही भैया, हो गया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लगता है कॉन्फिडेंस कुछ नहीं आ नहीं रहा हुआ। है, मतलब अगर सबके आंसर को सुना जाए तो यही कंक्लूजन आ रहा है कि अभी ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो ये बोल सकता है कि मेरा पूरा सिलेबस हो गया है। हर किसी का सिलेबस हो गया है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, हो भी गया तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो सिलेबस तो हमें नहीं भैया, कंप्लीट मेरा करना हो ही है, गया। साथ में रिवीजन भी करना है। तो सिलेबस कंप्लीट करने मॉडर्न की, वाला पार्ट बाकी है। ओके, तो सिलेबस कंप्लीट करने की वीडियो तो चैनल पर आ गई, अब रिवीजन की बात करते हैं। देखो बहुत सारे बच्चों से मैं बात करता हूँ, आज आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मैंने बोला था 40 स्टूडेंट्स आएंगे, लेकिन अब बहुत सारे आ गए हैं, ठीक है, ज़्यादा हो गए। तो आप लोगों से मेरी बात होती रहती है, और मैं जो चीज़ नोटिस करता हूँ वो ये है कि रिवीजन तो आप सब कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं। कोई बच्चा रिवीजन के नाम पर फिर से पढ़ने बैठ जाता है, यार फिर से एनसीईआरटी कर लेते हैं। कोई फिर से वीडियो देखने लग जाता है, यार फिर से वीडियो देख लेते हैं। मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप ये सोचने लग जाते हो कि सेशन अभी अभी चालू हुआ है, हमारे पास तो पूरे 12 महीने आराम से पढ़ेंगे, बट टाइम नहीं है अब हमारे पास। राइट, अब अगर हम ये चीज़ फिर से करने लग गए ना, तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अब जो मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ रिवीजन की, आप इसको फॉलो करो, 1 हफ्ते तक फॉलो करो। उसके बाद कोई भी डाउट आता है मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करना, ठीक है? कॉपी में नोट डाउन ओके करो। भैया। सबसे पहले यहाँ पर सब क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप इस मीटिंग के बाद एक कॉपी में नोट डाउन करेंगे कि कितने ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आपको रिवीजन करना अभी ज़रूरी है। हर सब्जेक्ट को टोटल करो। मैं बोलता हूँ इंग्लिश है, उसमें 5 चैप्टर में रिवीजन बाकी है, 5 लिख लो। हिस्ट्री में 4 में बाकी है, 4 लिख लो। ज़्यादा लिखो कम लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी ऐसा चैप्टर जिसमें अगर आपको 1% भी ऐसा लग रहा है कि अभी नहीं हुआ है, रिवीजन की ज़रूरत है, उसको आप लिख लोगे। क्लियर है? मैं चैट भी पढ़ रहा हूँ आप लोगों के साथ में, तो चैट में आप लोग लिखना, बेटर मुझे समझ में आएगा। राइट, क्लियर है इतना? सबसे पहले आप नोट डाउन करोगे। अब Clear है सर। इसके बाद दूसरा स्टेप निकल कर आता है, नोट डाउन करने के बाद अब आप करोगे इसको डिवाइड। मतलब एग्जाम्पल के लिए आपने हिस्ट्री में बोला कि 5 ऐसे चैप्टर है जहां पर रिवीजन करने की जरूरत है, तो अब आपका दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए कि कितना रिवीजन करने की जरूरत है। पूरा रिवीजन करने की ज़रूरत है, थोड़ा करने की ज़रूरत है, या बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है? तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकल कर आता है, कैसे? मतलब मैंने तो बोल दिया, बट आपको तो डाउट है, अंदर से सेल्फ डाउट आ रहा है कि यार बन रहा है नहीं बन रहा है, कैसे करेंगे क्या करेंगे? बहुत सिंपल स्टेप निकल कर आता है। सबसे पहले आप पीवाईक्यूज देखोगे। कोई भी चैप्टर आप देख रहे हो, आप उसके पीवाईक्यूज देखोगे। पीवाईक्यूज से मेरा मतलब है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, दिमाग में क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आंसर क्लिक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा आंसर आपसे बनना चाहिए, बट क्लिक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, मतलब हाँ कभी पढ़ा था मैंने। पीवाईक्यूज के बाद सेकंड नंबर पर आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करोगे या फिर रिफ्रेशर ओपन करोगे, और आप टॉपिक देखोगे। टाइटल दिए होते हैं एनसीईआरटी में, हेडिंग सब हेडिंग, उन्हें आप देखोगे, और देखने के बाद
फिर से सोचोगे कि इस हेडिंग को पढ़ने के बाद दिमाग में कुछ क्लिक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इतना क्लियर है? इतना आप लोग कर पाओगे, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप नो करोगे भैया। इसको डिवाइड। जब आप पीवाईक्यू देखोगे, साथ में क्वेश्चन आंसर देखोगे, टॉपिक देखोगे, तो कुछ रिवीजन वाले चैप्टर ऐसे निकल कर आएंगे जो आपसे बनते हैं, बस आपको सेल्फ डाउट था कि नहीं बनते हैं, बट वो बन रहे हैं, उनको आप साइड कर दोगे। अब कुछ चैप्टर ऐसे निकल कर आएंगे जो आपसे बिल्कुल भी नहीं बन रहे होंगे, मतलब आपको क्वेश्चन देख के क्लिक ही नहीं हो रहा होगा कि क्या दिया हुआ है, मतलब आप बोलोगे अरे तो पहली बार पढ़ा हुआ है, आज से पहले जाने का पढ़ा था, याद भी नहीं आ रहा है। उससे आप लिखोगे मेन रिवीजन वाले एक पार्ट में अपने पेज में डिवाइड कर लेना, उसको 2 साइड में, लेफ्ट साइड में लिख लेना कि ये वो चैप्टर है जहां पर पूरा पूरा रिवीजन करना है, ये बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। इसके बाद कुछ चैप्टर ऐसे निकल कर आएंगे जो टॉपिक आप जब पढ़ोगे तो कुछ टॉपिक आपसे बन रहे होंगे, कुछ टॉपिक आपसे नहीं बनेंगे, कुछ पीवाईक्यूज आपसे बन रहे होंगे, कुछ पीवाईक्यूज आपसे नहीं बन रहे होंगे। तो इसी समय जब वो आपसे नहीं बन रहे होंगे तो आप अपनी बुक में उन्हें टिक करते जाओगे। मतलब पहली हेडिंग आपने पढ़ी, वो आपसे नहीं बनी, टिक कर लो। दूसरी बन रही है, आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ते जाओगे। ये आपको करना है, राइट। अब यहां पर एक और बात याद रखना, कोई भी आप पीवाईक्यू देख रहे हो, वो क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बन रहा है तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। ये सही अप्रोच नहीं है। अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर देख लोगे, वो क्वेश्चन तो बनने लगेगा, लेकिन उस टॉपिक से अगर कोई और क्वेश्चन आता है तो वो आपसे नहीं बनने वाला। तो बेटर अप्रोच क्या है कि वो क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से आया उस टॉपिक को भी आप टिक कर लोगे। अब ये वो वाले चैप्टर हो गए जहां पर रिवीजन तो करना है लेकिन सब कुछ रिवाइज नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा बहुत रिवाइज करना है, वो हम देखेंगे। इतना क्लियर है? इतने में किसी को डाउट है तो पहले पूछो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कोई भी क्वेश्चन इतने में, किसी को भी, आप लोग माइक ऑन भैया करके भैया एक डाउट डाउट है। यस प्लीज। भैया कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम पीवाईक्यू करते हैं फिर कोई क्वेश्चन देखते हैं तो क्लिक हो जाते हैं, बट अगर हम वही क्वेश्चन एग्जाम में आए और आंसर लिखना होता है, हमें याद होता है कि क्या क्या है बट हम आंसर नहीं लिख पाते। अगर और वैसे हम जब घर पे होते हैं तो आंसर लिख लेते हैं उसका। देखो ये एक पूरा डिफरेंट टॉपिक है, इस पर अभी आगे हम टच करेंगे। एग्जाम में ना बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आप आंसर लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं एग्जाम वाले दिन, सब बनते हुए वो नहीं लिख पाते। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है कि पहले 2 क्वेश्चन पढ़े, वो इतने डिफिकल्ट आ गए कि भाई फिर तो ऐसा लगता है कुछ नहीं होने वाला है। तो बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिन्हें घर में लगता है कि उनसे सब बन रहा है लेकिन रियलिटी में उनसे नहीं बन रहा होता है। वो आपने देखा ना, बहुत सारे बच्चे रहते हैं अरे मुझसे तो सब बनता है सब बनता है, 2 क्वेश्चन पूछो वो नहीं बता पाते हैं। तो ये यहाँ पर अभी हम आगे बात करेंगे, इसलिए मैं ज्यादा बड़ा आंसर नहीं दे रहा हूँ, हमें यहाँ पर भैया एनालिसिस करना होगा। भैया यस। जैसे हमारे स्कूल में अभी प्री बोर्ड 1 हो गए हैं, प्री बोर्ड 2 शुरू होंगे, तो हमने चैप्टर्स दोबारा से हम सारे रिवाइज करेंगे। तो मतलब हम कैसे पता लगाएं कि इस चैप्टर को पहले रिवाइज करना है या नहीं? और मतलब वो क्योंकि उसमें हम ऑक्यूपाइड हो जाते हैं प्री बोर्ड्स में, तो हम मतलब अपने सेल्फ स्टडी के लिए मतलब अलग से कैसे टाइम निकाल सकते हैं? मतलब टाइम मैनेजमेंट में देखो, कैसे? बहुत बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा, इसको थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल है बट यही रियलिटी है। हर किसी के पास सेम टाइम है, राइट। आपके पास भी 24 आवर्स है, मेरे पास भी है, सबके पास है। अगर आप वो टाइम कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो ऑटोमेटिकली सेक्रीफाइस होगा ही होगा। मैं बोलता हूँ आप 3 दिन के लिए ट्रिप में चले जाते हो और कोई बच्चा जो 3 दिन पढ़ाई कर रहा है तो 3 दिन आपके गए। तो ये बोलना कि प्री बोर्ड्स हैं इसलिए हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ और इसलिए हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपको डील करना पड़ेगा। कहीं अगर आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो तो कहीं पर कम टाइम लगेगा आपका। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि प्री बोर्ड भैया अगर आप मेरा दे एक रहे हो, डाउट है। 1 मिनट में आ रहा हूँ, अगर आप प्री बोर्ड दे रहे हो तो फिर आप थोड़ा सा फोकस प्री बोर्ड पे कम करो। प्री बोर्ड पर ये फोकस मत करो कि अब कल मेरा हिस्ट्री का पेपर है प्री बोर्ड में तो मुझसे यही बनना चाहिए और यही करना है, इसमें फुल स्कोर करना है। फिर अगर आप इन चीज़ों में फंसोगे ना, थोड़ी सी दिक्कत आपको होगी। तो डील तो आपको इससे करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। किसका क्वेश्चन था प्लीज? हेलो भैया, यस यस यस। एक क्वेश्चन है भैया, जैसे अभी टाइम भैया थोड़ा कम है और नोट्स भी अभी बाकी है बनाना, तो अभी क्या करें, नोट्स कंप्लीट करें या शॉर्ट नोट बनाइए, बता दो आप। शॉर्ट नोट्स बनाओ, अब इतना टाइम नहीं है, डिटेल नोट्स आप पढ़ भी नहीं पाओगे तो वो तो सेंसलेस हो जाएगा आज के टाइम पे। ठीक है भैया एक और डाउट है मेरा। यस। भैया डाउट है भैया, आई हैव अ डाउट। बोलिए बोलिए। भैया मैंने जो आपने ओसवाल की बुक बोली थी क्वेश्चन बैंक, मैंने भी सारे ऑर्डर कर लिए थे और उनसे मैंने मतलब एक बार सारों से रिवीजन कर भी लिया बोर्ड में, मतलब मैंने उनसे तैयारी करके, और जो आपकी फसना पक्का सीरीज है वहां से किया है। अभी हमारे करंटली फर्स्ट प्री बोर्ड चल रहे हैं। ठीक है। तो भैया मेरे सैंपल पेपर मुझे लेने थे, तो मैं ओसवाल की कंबाइन बुक आ रही है ह्यूमैनिटीज वालों की, मेरे पास साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी नहीं है, इकोनॉमिक्स है, वो सब्जेक्ट उसमें नहीं है। तो मैं इकोनॉमिक्स की अलग से सैंपल पेपर मंगवा के वो मंगवाऊं या सर पीडब्ल्यू का इकट्ठा आ रहा है वो मंगवाऊं सर?
यार ये ये आप पर बताओ। डिपेंड करता है आप कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, कैसे करना चाह रहे हो। हालांकि अगर आप लोग थोड़ा वेट कर सकते हो, साइकोलॉजी के हमारे सैंपल पेपर लॉन्च होने वाले हैं कुछ दिनों में, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में। साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश के लॉन्च होने वाले हैं आज से कुछ दिनों बाद हो जाएंगे। बट ये तो टोटली एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, डिपेंड करेगा कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, एक्स्ट्रा करना चाह रहे हो, नहीं करना चाह रहे हो, तो इस पर डिपेंड करेगा। अब मैं आप लोगों के क्वेश्चन पर वापस आ रहा हूँ, लेकिन पहले कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो हमने एक लिस्ट बना ली, वो चैप्टर हमने हटा दिए जो हमसे बन रहे हैं, अब वो चैप्टर बचे जो हमसे थोड़े बहुत बन रहे हैं और वो जो बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं। अब सबसे पहले अगर हम उन चैप्टर की बात करते हैं जो हमसे थोड़े बहुत बन रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपके अंदर सेल्फ डाउट होगा ही होगा कि यार बनेंगे नहीं बनेंगे, करना है नहीं करना है, क्या करना है, डाउट रहेगा। तो पहला स्टेप निकल कर आता है, सबसे पहले आप क्या करोगे, पीवाईक्यूज करोगे। आप पीवाईक्यूज करोगे, अपने शॉर्ट नोट्स कर लोगे अगर आपका मन है तो, ये आपको करना है। पीवाईक्यूज में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया लिखकर प्रैक्टिस करना है, इसे पढ़ सकते हैं। आपको एक मिक्स्ड अप्रोच अपनाना है। कोई क्वेश्चन ऐसा जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, बार बार आप देख रहे हो, रिपीट हो रहा है, आपके स्कूल में भी आया हुआ है, फसना पक्का सीरीज में भी, उसको लिखकर प्रैक्टिस कर लो। बाकी क्वेश्चन को आप सिर्फ पढ़ सकते हो। आपको सबसे पहला ये स्टेप करना है। पीवाईक्यूज के बाद फिर आपने टॉपिक टिक करे हुए थे, जो टॉपिक आपसे नहीं बन रहे थे उन्हें आप पढ़ोगे। वो पढ़ के वो चैप्टर आपके हो जाएंगे। अगर इसके बाद आपको लगता है नहीं यार, जब ये टॉपिक पढ़ा तो रियलाइज हुआ कि ये वाला चैप्टर भी उतने अच्छे से नहीं बन रहा है, तो इसको भी आप अपनी दूसरी लिस्ट में शिफ्ट कर दोगे कि भाई ये भी उस लिस्ट में आ रहा है जहां पर मुझसे कुछ भी नहीं बनता है। तो सबसे पहले आप अपनी पहली लिस्ट कंप्लीट करोगे जहां पर आपसे चैप्टर थोड़े बहुत बन रहे थे, थोड़े बहुत नहीं बन रहे थे। अब जो चैप्टर आपसे बिल्कुल भी नहीं बन रहे थे, अब यहां पर भी आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हो कि आप लोग सीधे सीधे एनसीईआरटी पे जंप कर देते हो कि यार चलो वापस से एनसीईआरटी चलते हैं, एक एक लाइन पढ़ लेंगे। ये गलत अप्रोच है, क्योंकि अभी हम श्योर नहीं है कि वो हमसे बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। आप फसना पक्का है वीडियोस देखोगे, आप हमारे प्रीमियम नोट्स फॉलो कर सकते हो, खुद के नोट्स फॉलो कर सकते हो, आप रैपिड रिवीजन सीरीज फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले ये करोगे आप। ये करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि यार अब तो बन रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था दिमाग में कि चैप्टर मुझसे नहीं बनता है लेकिन अब बिल्कुल बन रहा है, तो बस वहीं पर पॉज आप ले लोगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार फसना पक्का है, देखी तो लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पहला क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया, दूसरा भी नहीं आया, तीसरा भी नहीं आया, बंद करोगे और अब आप कहां पर जाओगे, एनसीईआरटी में जाओगे। एनसीईआरटी हमारा लास्ट स्टेप होना चाहिए, फर्स्ट नहीं होना चाहिए। आपको ये बात बहुत सुनने में वियर्ड लगेगी, लेकिन अब टाइम नहीं है। अब आप वापस से पूरी एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे, इतना टाइम ही नहीं है। आप टाइम इन्वेस्ट कर दोगे, वो टाइम की वैल्यू नहीं निकलेगी, क्योंकि अब आपको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना है। किसी ने बोला था भैया एमसीक्यूज का बता देना, फसना पक्का है सीरीज एमसीक्यूज की भी आई हुई है, वो भी आप देखोगे। इतना क्लियर है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है, इसमें चैट में लिख दो या रिएक्ट कर दो, इतना क्लियर है। यहाँ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? परफेक्ट। भैया मुझे एक डाउट है। यस यस यस, हाउ सैंपल पेपर रिलेटेड। प्लीज। भैया जो सैंपल पेपर्स हैं वो तो 30 जैन तक ही हैं, तो सब भैया ऐसा कर सकते हैं कि पहले ले लें और फिर वो पेपर, अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो पेपर बाद में जैसे कि फेब में लिख के आपको सबमिट करें, ऐसा कर सकते हैं क्या भैया? देखो, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भैया आपके सैंपल पेपर्स 30 जैन तक हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सैंपल पेपर्स आपके पास बोर्ड एग्जाम तक रहेंगे, आखिरी एग्जाम तक रहेंगे, वो आपसे कोई नहीं छीन रहा है। सिर्फ कॉपी चेकिंग आपके पास इस महीने के, मतलब जनवरी के एंड तक रहेगी। हम फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं, एक कॉपी चेक करने में बहुत टाइम लगता है। अब इतने सारे बच्चे अगर एनरोल कर लेंगे, अब वो कॉपी भेजेंगे तो फिर चेक करना मुश्किल हो जाता है। जिन बच्चों ने आज से पहले एनरोल करा था उनकी 5-5 कॉपी हम चेक कर रहे थे, अब हम सिर्फ 1-1, 2-2 कॉपी चेक कर रहे हैं, 3 कॉपी चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना चाहते। तो इसलिए अभी हमने डेडलाइन जनवरी एंड रखी हुई है, लेकिन उस समय अगर हमको लगता है कि हाँ इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं तो हम कर देंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा भैया फिर बेटर अप्रोच क्या है? तो बेटर अप्रोच ये है कि एटलीस्ट आप अपना एक पेपर करके सबमिट कर दो। आप एक पेपर करके सबमिट करोगे तो कम से कम आपको ये तो हम बता पाएंगे कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। तो फ्यूचर में अगर आप लेट भी हो जाते हो और आगे के पेपर आपके चेक नहीं होते क्योंकि आप डेडलाइन क्रॉस कर देते हो, आपको पता रहेगा आप क्या गलती कर रहे हो। ऐसा अभी तक एक भी बार नहीं हुआ है कि पहला पेपर सबमिट करने के बाद किसी ने दूसरा पेपर किया और उसमें भी मिस्टेक्स निकली हो, क्योंकि पहले पेपर में ही पूरी मिस्टेक्स बता दी जाती हैं कि ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है। अगली बार आप वो गलती नहीं करते हो, करते भी हो तो वही गलती रिपीट करते हो। तो एक पेपर तो आप जितनी जल्दी करोगे उतना बेटर है। बाकी कोशिश करेंगे, बट मैं फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तो भैया ऐसे करूँ कि पहले मैं भैया मेरा एक क्वेश्चन है। और उसको परचेज कर दूं और बाद में जैसे कि फैब में उस पेपर को लिख के सबमिट करूँ, ऐसा हो सकता है भैया? आप सबमिट करोगे, लेकिन मैं चेक करने का अभी से कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता है ना, डिपेंड करेगा। हाँ भैया सही है। भैया मुझे कुछ भैया आपने जैसे बोला कि रिवीजन करना है,
तो जो आपने अभी, मैं जैसे रिवाइज करूँ, जैसे आप बोले एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है, तो यूएसएसआर जैसे डिसइंटीग्रेट हो गया, तो उसके कीवर्ड्स मेरे माइंड पे क्लिक हो जाए, जैसे मिखाइल गोर्बाचेव की जो रिफॉर्म्स थी वो वगैरह क्लिक हो जाए, वो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन थी वो माइंड में क्लिक हो जाए, तो उसको रिवाइज करने की तो जरूरत नहीं है, उसको कर सकते हैं। करेक्ट। हाँ वही था, मीन्स मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये अभी ये हो गया क्लिक, तो फिर से उसको लिख के ट्राई करूँ या स्किप कर दूं? डिपेंड करता है आपकी आंसर राइटिंग कितनी अच्छी है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपकी आंसर राइटिंग अच्छी है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको लगता है आपकी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं तो कुछ कुछ लिखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंपल देखो, जैसे बोलते हैं, आपने बोला डिसइंटीग्रेशन, बताओ डिसइंटीग्रेशन के रीजन क्या थे। 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, क्या आप 6 पॉइंट्स बना पा रहे हो दिमाग में? अगर आपको 6 पॉइंट्स क्लिक हो रहे हैं मतलब आपको जरूरत नहीं है लिखने की। अगर नहीं हो राइज रहे ऑफ नेशनलिज्म, वो मिखाइल गोर्बाचेव के जो रिफॉर्म्स थे और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, आपको बन रहे हैं पॉइंट्स, आप क्लिक कर पा रहे हो, बस फिर आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है पढ़ने के बाद आपको लग रहा है यार क्या पॉइंट थे याद नहीं आ रहे हैं, क्या पॉइंट याद नहीं आ रहे हैं, तो फिर तो दिक्कत होगी। और क्या होगा उस समय, आप 8 पढ़ लोगे, 6 पढ़ लोगे, एग्जाम में भूल जाओगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपसे कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है। जितने बच्चे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप हैंड रेस करो, मैं नेम कॉल आउट करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने और भैया वो पूछते आपने जो टॉपिक बताया था कि टॉपिक का रिवाइज करना है, तो अभी जैसे कि टॉपिक में रिवाइज कर रहा हूँ कि इसी के रिवाइज कर लिया, देख लो कि अभी मैं इसको टॉपिक को रिवाइज करने बैठा तो मैं इसके कीवर्ड्स रिवाइज कर सकता हूँ कि कीवर्ड्स ये थे, उसके बाद याद आ गया तो उसको स्किप कर सकते हैं। करेक्ट, आप समझ गए हो। यही स्मार्ट वर्क होता है। आपको वो नहीं करना है जो सब बच्चे कर रहे हैं। अब ये क्या होता है, मैं आगे जो टिप्स शेयर करूंगा ना मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद पहले मैं 2-3 क्वेश्चन लेता हूँ, फिर मैं ये टिप मैंने इंक्लूड करी हुई है। अलंकृता दुबे, आपका कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछिए। भैया मेरा एक क्वेश्चन ये है कि लाइक मेरे को कीवर्ड क्लिक हो गया, मेरे दिमाग में कंटेंट भी है, बट जब एग्जाम में लिखने का टाइम आता है तो ऐसा होता है कि मैं घर पे जब करती हूँ तो मैं पहले प्लान कर लेती हूँ पीछे कि हाँ मुझे ये लिखना है और मैं लिख लेती हूँ। पर हमारे पास एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक आंसर को बैठ के प्लान करें और फिर लिखें। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम बिना प्लान के लिखते हैं तो फिर हमें लगता है बाद में कि नहीं ये तो नहीं हो रहा है, या फिर कुछ हमने एक्स्ट्रा लिख दिया है, फिर ये नहीं लिखना था, तो फिर उसके लिए क्या करें? ये वैसी सिचुएशन है जैसे आपके किसी आर्ग्यूमेंट हो जाता है तो घर आके लगता है यार ये बोल देते तो ज्यादा अच्छा हो जाता, अभी तो नहीं हो पाया, अभी तो हार गए। इसका तरीका सैंपल पेपर ही अलंकृता, सैंपल पेपर ही करना पड़ेगा। क्या होता है, एक एग्जाम वाला माहौल बनाना बहुत जरूरी है। जैसे जो बच्चे आंसर शीट सबमिट करते हैं ना, तो उनको हम बोलते हैं कि आप टॉप में टाइम भी लिखो कि आपने पेपर कितनी देर में करा। अब ऐसा नहीं है कि 6 घंटे बैठकर पेपर लिख रहा हो, 3 घंटे का टाइमर लगाओ और उसमें पेपर करो। अगर आप 1 मिनट भी एक्स्ट्रा ले रहे हो आपकी गलती है, तो ये कभी भी मत करो। जितना आप सैंपल पेपर टाइम में करोगे, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया हम तो सोच रहे हैं प्री बोर्ड नहीं देंगे, इसलिए प्री बोर्ड देना चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम वाला ना मतलब सिमुलेशन क्रिएट करना बहुत जरूरी है, वो अगर आप नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। पूजा, आपका कोई क्वेश्चन है? पूजा, हर्ष। हाँ हाँ भैया, जैसे कि प्री बोर्ड्स है तो आपने बोला कि बोर्ड्स पे फोकस आपका रहना चाहिए, प्री बोर्ड्स पे आपको इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, देने के लिए दे देना। बट अब क्या होता है कि प्रिपरेशन इतनी नहीं होगी अगर प्री बोर्ड में ध्यान नहीं देंगे और फिर मार्क्स कम आए तो टीचर उस बेस पे जज कर देते हैं कि ये बच्ची तो अभी पढ़ नहीं रही है, इतने मार्क्स आ नहीं रहे, तो फिर ऐसा हो जाता है कि मे बी वो इंटरनल्स में मतलब थोड़े कम मार्क्स रख दे, तो फिर इसलिए मैं बोर्ड पे ध्यान रखूं। हम शादी में जाते हैं, राइट? शादी में हम जाते हैं तो सबसे पहले हम घूमते हैं कि शादी में खाने में क्या क्या मिल रहा है। फिर एक कोई दौड़ा दौड़ा आता है, अरे चावल खा लेते, फिर आप बोलते हो अबे चावल नहीं, आगे पाव भाजी मिल रही है वो खाएंगे। जब आपको दिमाग में क्लियर होता है कि फ्यूचर में कोई बेटर चीज आपका इंतजार कर रही है, तो ये छोटी मोटी चीजों में आप प्लेजर नहीं ढूंढते। जब आपके दिमाग में क्लियर है कि प्री बोर्ड दे देंगे ठीक है, लेकिन प्री बोर्ड के आगे ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा मैटर करती हैं लाइफ में, तो ये सवाल ही खत्म हो जाता है कि प्री बोर्ड में कितना स्कोर करना है। अब रही बात आपके दूसरे क्वेश्चन की कि टीचर आपके मार्क्स कम कर देंगे, एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। तो इससे बचने का तरीका होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। मैं जब मेरे प्रैक्टिकल होने वाले थे उससे पहले प्री बोर्ड थे, मैं अपने टीचर्स के पास गया था, मैंने उनको बता दिया था मैम आप लोगों को पता है मुझ में कैपेबिलिटीज़ हैं, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं टॉप कर सकता हूं, लेकिन सॉरी टू से आप लोग जो एग्जाम लेते हैं बीच बीच में असाइनमेंट देते हैं, इसके कारण मेरा प्रिपरेशन रुक जाता है। तो अगर इसमें मेरे मार्क्स कम हो तो आप समझ जाइएगा कि मैं कहीं और फोकस कर रहा हूँ। जब हम टीचर्स को थोड़ा सा क्लियरली बता देते हैं कि भाई मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, तो टीचर समझते हैं। फिर कम्युनिकेशन क्लियर रखो। और बात वही है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया प्री बोर्ड में मार्क्स कम हो जाते हैं तो मोरल डाउन हो जाता है। इसलिए डाउन हो जाता है क्योंकि आप बाकी बच्चों से कंपेयर कर रहे हो और आपका गोल माइंडसेट क्लियर नहीं। मैंने बोला ना, आपको सिंपल सा बात इतना होना चाहिए कि फ्यूचर में कोई एक बड़ी चीज है जो आपका वेट कर रही है, राइट?
आपको उस पे फोकस करना है। अगर आप उस पर फोकस नहीं करोगे तो फिर ये दिक्कत होगी। मैं स्टार्टिंग से बोलता था, अगर स्टार्टिंग में आप लोगों ने सुन लिया होता, स्टार्टिंग से आप लोग बोर्ड पर फोकस कर रहे होते ना, तो प्री बोर्ड से पहले आपके सैंपल पेपर भी हो गए होते। तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता कि भैया प्री बोर्ड की अलग से प्रिपरेशन करना है। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। सर सबसे पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस का एक बार रिवीजन कर लिया, पीवाईक्यूज और सब कुछ, और उसके बाद मैंने जियो और हिस्ट्री का रिवीजन किया, फिर इंग्लिश हिंदी का। और सर वापस से मैं पॉलिटिकल साइंस को देख रही हूँ और कुछ भी एकदम क्वेश्चन जो आ रहा है माइंड में एकदम से क्लिक नहीं हो रहा है वो। तो सर मैं उस चीज को भूल जा रही हूँ मतलब। देखो, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए एकदम शॉर्ट? हाँ नहीं सर, मैंने लॉन्ग नोट्स ही बना रखी है। यही रीज़न है, आप शॉर्ट नोट्स बना लो या फिर प्रीमियम नोट चेक कर लो या फिर एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लो। टाइम टू टाइम रिवीजन करना बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे आपका मन करा, जैसे मैंने भी ना कॉपी में फ्लो चार्ट्स बना के रखे हुए थे कि ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ये पॉइंट्स लिखना है, ये क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट्स लिखना है, तो वैसे में दिक्कत नहीं होती। आप लोगों ने नोटिस करा होगा छोटी क्लास में कई बार ऐसा होता था ना कि कोई क्वेश्चन ऐसे रहते थे जिनका आंसर एक ही रहता था, मतलब यही आंसर लिखना है और कोई आंसर नहीं लिख सकते। और वो क्वेश्चन अगर हमसे बनता था तो हम सेकेंड्स में आंसर लिख लेते थे, राइट? कह रहे ये तो बनता है, ये तो बनता है। यही होता है जब आप एकदम सब हेडिंग्स बना लेते हो कि आपको पता रहता है एग्जाम में कि क्या पॉइंट लिखना है, फिर सोचना नहीं पड़ता। और ये अच्छा सैंपल सर, पेपर की सबके प्रैक्टिस। टॉपिक वाइज और उनके मेन पॉइंट्स लिख लेती हूँ मैं। हाँ, आप सबसे पहले आपने नोट्स बनाए। अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि इस नोट को आप शॉर्ट कैसे कर सकते हो, बस वही आपके सब हेडिंग बन जाएंगे। यही आपको करना है। भैया यस भैया एक डाउट है। यस मेरे को डाउट है भैया। सर मुझे भी डाउट है। ठीक भैया है, रिया राघव पूछ लीजिए आप दोनों। सर एक्चुअली 1 मंथ से मेरा तबीयत खराब है, तो अभी तक मेरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाया और रिवीजन तो हुआ ही नहीं है, तो फिर मैं कैसे करूँ? आप सबसे पहले टाइम टेबल वाला वीडियो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने चैनल पे 4 दिन पहले अपलोड करा है, वो वीडियो देख के आप एक सबसे पहले बहुत ही शानदार टाइम टेबल बनाओ। उसके बाद आपको क्वेश्चन ही नहीं रहेगा आपका कि सिलेबस कैसे हो जाएगा। कोई भी रहे तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करना। भैया 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 एक मिनट। हाँ रिया, आप पूछिए पहले, फिर भैया मुझे ये पूछना था कि जैसे हम सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं, तो जैसे इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसकी जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है कई बार वो ही समझ में नहीं आती है। और फिर जब 3 आवर के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर चलो उसमें लिख ही देते हैं कि चलो जो भी आता है लिख देते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं पता होता है कि हमने जो आंसर लिखा है, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम एक परफेक्ट आंसर लिख सकते हैं, उस क्वेश्चन में वैसा नहीं लिखा गया है। और उस डर में फिर वो लगता है कि यार सैम्पल पेपर के इसमें तो मेरी तो तैयारी ही नहीं हो रही है। देखो ऐसा नहीं है, आंसर ना हमें लगता है परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने पॉइंट सही लिखा तो बेटर रहता है। हम लोग जैसे यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं ना, कई बार हम 5 मिनट की वीडियो बना लेते हैं, उसके बाद हमको ऐसा लगता है कि यार ये तो अच्छी वीडियो नहीं बनी, फिर से बनाते हैं। और जब एडिट में हम जाते हैं तो उन दोनों में कोई इतना डिफरेंस ही नहीं होता है। कई बार हमें लगता है कि हमने प्रेजेंट सही से नहीं करा, बट सामने वाले चेकर को नहीं पता ये चीज़ कि आप और कुछ अलग लिख सकते थे। अगर आपका आंसर सही है तो मार्क्स मिलते हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं हो पाया जैसा आंसर लिखा जा सकता था, तो घर आके एग्जाम के बाद क्वेश्चन करो कि क्या हुआ था ऐसा जिसके कारण आंसर नहीं हो पाया। क्या उस समय थोड़ा सोचा कम था लिखने से पहले, या फिर क्लिक नहीं करा था, या क्या हो गया, जल्दबाजी कर दी, या क्वेश्चन रीड नहीं करा, अपना क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन समझने का सिंपल सा तरीका है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक करो। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है, किस चैप्टर से आया है, चैप्टर के किस टॉपिक से। अब एक टॉपिक से 1000 क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकते, गिने चुने 2-3 क्वेश्चन बनते, 2 ही क्वेश्चन बनते एक टॉपिक से। तुरंत आपको क्लिक होगा यार ये वाला टॉपिक से ये क्वेश्चन बन सकता है, उससे मिलता जुलता है, हाँ यही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कभी भी इतने घुमा फिरा कर नहीं पूछे जाते हैं कि आपसे बने ही ना। अगर आप थोड़ा सा कर लोगे तो बनेगा। अब इसके बाद थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर मैं आप लोगों के और क्वेश्चन लेता हूं। अब मैंने आपको रिवीजन की स्ट्रेटेजी बताई, राइट, कि कैसे हमको स्मार्ट वर्क करना है। अब अगली चीज आती है, थोड़ी सी टिप्स आपको फॉलो करना है। 2 यहां पर मेन टिप्स मैं बताना चाहता हूं। पहला है टेक द रिस्क। मुझे पता है आप लोग अभी वीडियो के बाद जाओगे ना, आप फिर से डरोगे, सेल्फ डाउट आपके अंदर आएगा कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपको यही लगेगा यार नहीं बनता है, नहीं बनता है। तो यहाँ पर 4-5 चीजें आप कर सकते हैं, वो मैंने लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ। पहला, असेस करो। कैसे असेस करो? टेस्ट लो खुद का। किसी से बोल दो घर में या फिर या दोस्त से कि मुझसे 4-5 क्वेश्चन पूछ लो, या फिर 1-2 क्वेश्चन लिख के देख लो। जब आप लिखते हो और आपसे बनता है ना, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि यार हाँ हो रहा है, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है। तो टेस्ट लेना बहुत जरूरी है। और टेस्ट का ये मतलब नहीं है कि आप 2 घंटे बैठ गए, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन करके देख लो।
दूसरा पॉइंट निकल कर आता है एफर्ट्स रिव्यू करो। अगर आपको डर लग रहा है कि चैप्टर मेरा नहीं हुआ है तो खुद से क्वेश्चन पूछो कि इस चैप्टर में आपने क्या क्या करा हुआ है। एस्थेटिक, इसका मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ, क्या आपने करा हुआ है। जैसे कि अगर मुझे चैप्टर में डर लग रहा है तो मैं बोलूँगा यार मैंने एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देखी है भैया की, फंसना पक्का सीरीज भी करी है, रैपिड रिविजन भी करा हुआ है, नोट्स भी बनाए हुए हैं, इनफ है, मैंने सब करा हुआ है। जब आपको ये क्लियर हो जाता है ना कि मैंने किया है, मैंने एफर्ट्स दिए हैं, तो फिर ये डाउट और ये डर थोड़ा थोड़ा कम होता है, क्योंकि इससे ऊपर आप कुछ और कर भी नहीं सकते। आपने 2 बार 3 बार रिवीजन कर लिया, वो इनफ है। वैलिडेशन, हम हर किसी को वैलिडेशन चाहिए, राइट। तो घर में किसी से 1-2 क्वेश्चन बोल दो कि वो आपसे पूछ ले। जब कोई आपसे बोल देता है ना कि हाँ यार तुमसे बन रहा है, तो अंदर से अच्छा लगने लग जाता है। तो घर में दोस्तों से या खुद ही खुद का टेस्ट ले लो, लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये पॉइंट पहले ही कवर कर दिया है, एग्जाम कंडीशन। एग्जाम कंडीशन बहुत बहुत ज़रूरी है। सैम्पल पेपर्स करो, एक एग्जाम कंडीशन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। 3 घंटे का टाइमर लगाओ और पेपर करो। जब आप ये प्रेशर घर में झेलोगे ना कि यार 3 घंटे में पेपर करना है, तब एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आखिरी के कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन उससे पहले एस्थेटिक आपका जो क्वेश्चन था आप पूछिए, इसका सिमरन आपका क्वेश्चन पूछिए, जागृति फिर आप पूछिए। सर जैसे एग्जाम्स में कई कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं 2 मार्क्स वाले जिनके आंसर्स बहुत बड़े बड़े जाते हैं। हाँ। और 6 मार्क्स के अंदर इतने छोटे क्वेश्चंस होते हैं कि उनका आंसर हम लिख ही नहीं पाते, चाहे आप पूरा आंसर लिख दो। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? पहली बात, बोर्ड एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा, ये स्कूल में कर देते हैं, बोर्ड एग्जाम में ऐसा कभी नहीं होता है कि 4 मार्क्स में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो बहुत बड़ा है और 6 में ऐसा जाए जो बहुत छोटा है। दूसरा पॉइंट इसमें निकल कर आता है, आपको डिवाइड करना पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन है कि मणिपुर के जो इलेक्शन हुए थे वो क्यों हुए थे, और साथ में ये बताओ कि उन्होंने इंडिया के साथ मर्जर साइन क्यों करा था। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इतना कॉमन सेंस हम लगा सकते हैं कि एक जो क्वेश्चन है उसके 2 मार्क्स होंगे और जो दूसरा क्वेश्चन है उसके 2 मार्क्स होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम दिमाग लगा सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, मतलब इसमें मिनिमम 2 पॉइंट्स लिखना पड़ेंगे और दूसरे में मिनिमम 2 पॉइंट्स लिखना पड़ेंगे। तो आप आंसर लिख दोगे कि भाई बहुत प्रेशर पड़ रहा था, लोगों ने बोला, लोग खुश नहीं थे, इलेक्शन करवाने पड़े, वहाँ पर पहली बार हमें यूनिवर्सल बेसिस पर इलेक्शन देखने को मिले। आप उसमें लिख सकते हो कि इंडिया ने प्रेशराइज करा, ज्वाइन करवा लिया, लेकिन लोग खुश नहीं है और महाराजा ने ज्वाइन कर लिया, महाराजा का नाम लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जब आपने क्वेश्चन को पढ़ा तो 4 पॉइंट आपके बनकर निकल कर आ गए। आप कॉन्सिक्वेंसेस वाले की बात करते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस तो आप 10 भी बना सकते हो, 12 भी बना सकते हो। अगर आपने बाहर से पढ़ा हुआ है तो आप और बना दोगे। लेकिन क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया हुआ है? 6 मार्क्स का आया हुआ है, तो आप 6 बनाओगे। अगर क्वेश्चन में, जैसे 6 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, मेंशन एनी 3 कॉजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो 6 नहीं पूछ रहा, वो आपसे 3 पूछ रहा है, तो आपको 3 ही के अंदर 6 प्लस पॉइंट्स बनाना पड़ेंगे। तो आप 3 सब हेडिंग्स दोगे और उसके अंदर फिर 2-2 3-3 पॉइंट्स बना लोगे। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन समझोगे, आंसर अपने आप आपका वर्ड लिमिट में हो जाएगा। और भैया जैसे कभी आंसर्स लिखते हैं ना जिस टाइम हम, तो उस टाइम ऐसे होता है हमें याद सब आ रहा है, लेकिन हम कुछ कुछ वर्ड्स की वजह से उसे लिख नहीं पाते। जैसे भी आंसर में हमें लिखना है कि उस टाइम पे ये राजा का टाइम चल रहा था, तो जब ऐसे हिंदी में बना के इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो हम लिख नहीं पाते, याद नहीं आता कि चल रहा था को हम क्या बोलते हैं, और उस हिसाब से फिर पूरा आंसर गड़बड़ हो जाता है। ऐसा होता है, ऐसा कई बार होता है कि आप आपके दिमाग में रहता है कि आप आंसर फ्रेम कर लोगे, लेकिन लिखते समय आपको लगता है ओ शिट, ये तो नहीं हो पा रहा है। तो उसका तरीका ये दिमाग है, में पूरा आंसर रहता है, मतलब हिंदी वाला, फिर जब लिखते हैं ना तो वो हिंदी के एकदम एग्जैक्ट वर्ड्स याद ही नहीं आ पाते। यार देखो, इसका ना सोल्यूशन एक ही है, वो है प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब आप क्वेश्चन बैंक रीड करोगे, आप देखो क्या करना पड़ता है, इसके ना तरीके रहते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, आपने एक क्वेश्चन लिखा, अटेम्प्ट करा, अटेम्प्ट करने के बाद एक बार क्वेश्चन बैंक या फिर फंसना पक्का सीरीज एनसीईआरटी नोट से मैच करो कि उसमें क्या आंसर दिया हुआ है और मेरा क्या आंसर है। जब हम मैच करते हैं ना, तो थोड़ा समझ में आता है, यार इस लाइन को ऐसे भी फ्रेज करा जा सकता था, इसको ऐसे भी करा जा सकता था। एक गलती हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं। तो जब आप बार बार प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो ये चीज़ कम हो जाती है। और रही बात अब एग्जाम में क्या करना है, तो एग्जाम में फिर यही है कि हल्का सा अगर आपको वो लाइन बनाते नहीं बन रहा, तो दिमाग में सोचो क्या इसको किसी और तरीके से फ्रेम करा जा सकता है। जैसे हिंदी में हम सिर्फ एक चीज़ नहीं पूछते ना, 4 चीज़ें हिंदी में हम 4 तरीके से बोल सकते हैं। मैंने आज खाना खाया, खाना मैंने आज खाया, आज सुबह उठकर मैंने खाना खाया, अलग अलग चीजें बोल सकते हैं। तो इंग्लिश में भी आप अलग अलग तरीके से फ्रेमिंग कर सकते हो। तो थोड़ा सा आपको एक बार, भैया मेरा बस एक डाउट है। भैया मेरा भी जैसे कि आपने कहा है कि हम PYQs करेंगे रिवीजन के लिए, तो अब मैं जैसे आज ही मैं शुरू करूंगी, अगर आपकी जैसे आपने अप्रोच बताई है, तो मैं कैसे, मतलब PYQs अगर मैंने ओपन किए तो मैं पूरा वो पेपर एनालाइज करूंगी और उसके बाद फिर उसमें से टॉपिक्स निकालेंगे जो हमें डाउटफुल लग रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन देखोगे पहली बार में, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, बन रहा है आगे बढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो आगे बन रहा है बढ़ो। और आप, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन जी है। निशा, मैं पूछ रही थी कि अगर ड्यू डेट जो है
डेट है कॉपी चेकिंग की वो 30 जैन तक है, तो अगर हम 30 जैन को पेपर सबमिट करेंगे तो वो चेक होगा हाँ ना? हाँ हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। या फिर आपकी चेकिंग डेट जो है वो 30 तक है? नहीं, आप कर सकते हैं 30 तारीख तक, आप कभी भी सबमिट कर सकते हैं। मतलब अगर आखिरी दिन भी 100 कॉपीज भी आती हैं तो वो चेक होंगी। और मैं एक चीज़ पहले बता दे रहा हूँ, सैंपल पेपर में पहली मैं मतलब ये कोई मैं मन से नहीं लगा रहा हूँ, बट अगर बहुत सारे बच्चे एनरोल कर रहे हैं, आज ही मैंने वीडियो डाली है, चेकिंग बंद भी हो सकती है। मतलब बंद मतलब नए बच्चों के लिए बंद हो सकती है, जो पुराने उनको तो चेकिंग मिलेगी क्योंकि हम फॉल्स कमिटमेंट नहीं करेंगे। अच्छा प्लीज, जिन्हें हैंड रेस करा पहले वो क्वेश्चन पूछेंगे। लीजा, आपका क्या क्वेश्चन है, पूछिए। लीजा, और किसका हाथ है? सुहानी, आपका क्वेश्चन है। बोलते हैं कि 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ना 16-17 पॉइंट्स लिखना होता है, तो ऐसा होता है? कौन? हाँ क्या हाँ, मेरे स्कूल में बोलते हैं कि 8 वाले जब प्री मतलब मिड टर्म हुआ था ना, तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में 8-9 तो पॉइंट लिखा था, तो मैम ने मार्क्स ही नहीं दिया। शी वाज लाइक कि 16-17 पॉइंट लिख के आओ फिर ही मार्क्स मिलेगा। नहीं भैया, हाँ भैया 8 मार्क्स वाले के लिए ना ऐसे बोलते हैं कि 2-2.5 पेज तो कम से कम आपको भरने पड़ेंगे तब भैया 8 मैं तो मार्क्स 3 मिलते हैं, पेज ऐसे थोड़ी लिखती फिर हूँ। जाती है। देखो दो पेज लिखना पड़ता है, लेकिन 3 पेज लिखना पड़ते हैं, लेकिन 3 पेज का मतलब है पीछे और आगे मिला के, राइट? 3 मतलब 6 पेज की बात यस नहीं भैया, करता। यस। तो भाई थोड़ा स्पेसिंग करो ना। आप लोग चिपका चिपका के आंसर शीट में देखता हूँ इतने पास पास लिखते हैं, जैसे कि बिल्कुल पूरा एनवायरनमेंट हमें ही बचाना है भाई, एक पेड़ हमारे लिए ही है भाई। थोड़ी सी स्पेसिंग कर लो, एक एक लाइन में कुछ नहीं होगा आपकी आंसर शीट में। आखिरी में बहुत 32-34 पेजेस मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आराम से लिखो, एक एक लाइन छोड़ो। मैं तो एक एक लाइन छोड़ता था, बिल्कुल अंडरलाइन करके आखिरी में 30 स्पेस है उसको मैंने काटा, नए पेज से चालू करा। प्रेजेंटेशन सही होना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें मेहनत करो भाई। ऐसा नहीं है 16 पॉइंट नहीं रहते हैं, 8+ लिखना पड़ता है। आप 10, 11, 12 पॉइंट्स लिख सकते हो, और अगर आपको लगता है आपके 8 पॉइंट सही है तो उसमें भी मार्क्स मिलते हैं, तो वो लिखो, पर ज़्यादा सही लिख देते हैं जिसमें रिस्क नहीं लेते हैं। बट ऐसा नहीं है, आपके टीचर से बोलना कि सर इस क्वेश्चन के आप मुझे बता सकते हैं 16 पॉइंट्स प्लीज क्या हो सकते हैं। नो एक मिनट, देवेश्वरी प्लीज। हाँ भैया, एक्चुअली हमारे यहाँ पे ये दोनों ही प्री बोर्ड्स कंप्लीट करवा दिए हैं स्कूल वालों ने अभी। तो सिचुएशन ये है कि जो लॉन्ग आंसर है, जो जितने भी बनाने वाले आंसर है पॉइंट्स वाले, हाँ वो मैं कर पा रही हूँ पूरी तरह से, बट मेरे एमसीक्यूज में दिक्कत जा रही है। मतलब एक आध एमसीक्यू गलत चले जाते हैं जो कि मेरा मतलब परसेंटेज खराब कर सकते हैं। तो मतलब मैंने पढ़ रखा है, बट फिर स्टिल एमसीक्यूज के लिए डीप एनसीईआरटी दोबारा से पढ़नी पड़ेगी, तो इसीलिए मेरे को डाउट आ रहा है। मैंने यूट्यूब पे भी आपसे क्वेश्चन किया था, बट आप शायद रिप्लाई नहीं कर पाए, तो मैं वही क्वेश्चन है कि एमसीक्यूज के लिए क्या करूं। सिर्फ अभी के लिए फंसना पक्का सीरीज कर लो एमसीक्यू वाली, उसमें हमने एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन कवर करा हुआ है। जब सीयूटी में 40 में से 36 क्वेश्चन उसी में से थे, तो बोर्ड्स में तो लाइन से आएंगे, तो उसको आप कर लो। और बाकी हाँ, रिवीजन करना पड़ता है। यही रीज़न है कि हमारे जो भी हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, रैपिड रिवीजन प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी करते हैं, राइट? आपने नोटिस करा होगा उसमें एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं हम पूरी जगह। बच्चे बोलते भाई आपने तो एनसीईआरटी कॉपी पेस्ट कर दी, जानबूझ के करते हैं क्योंकि आपके दिमाग में बार बार एनसीईआरटी जाना चाहिए। और देखो एमसीक्यूज के लिए अगर आपको एनसीईआरटी रीड भी करना है, तो एक चीज़ होती है फास्ट रीडिंग। जो मेन वर्ड्स है वो एमसीक्यू में आते हैं ना, डेट्स, नेम्स, ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, या कोई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो गई, तो आप फास्ट रीडिंग कर सकते हो। फास्ट रीडिंग करते जाओ, कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है उसको आप अंडरलाइन कर लो। आप हमारी एमसीक्यूज वाली वीडियो देखना और एनसीईआरटी में हाईलाइट कर लेना जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कैसे एमसीक्यूज आते हैं बोर्ड एग्जाम में। सिमरन पहले आप पूछिए प्लीज। सिमरन बहुत देर से पूछ रही है, सिमरन आप पूछिए, फिर मैं, आप लोग हैंड रेस करो, मैं एक एक करके नेम कॉल आउट करता हूँ। हाँ सिमरन। मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे मैं कोई भी आई एम करेंटली इन क्लास 11, तो जैसे मैं कोई भी आंसर करती हूँ तो मैं 5 नंबर के आंसर में 10 पॉइंट्स लिख देती हूँ, एंड बाय मेरी स्पीड भी अच्छी है, लेकिन एट द एंड क्या होता है, मैं उस आंसर को चेक नहीं कर पाती हूँ। तो हाउ कैन वी इंश्योर आंसर ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली एंड थॉरोली? दिस इज माय मेन क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? अभी रिसेंटली मैंने किसी की कॉपी चेक करी, और ट्रस्ट मी, उससे प्यारी कॉपी मैंने अभी तक नहीं देखी थी। मतलब मुझे मार्क्स काटने में मतलब रुकना पड़ रहा था कि यार मैं मार्क्स काटूं या फिर ना काटूं। उनके आंसर में कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं भी कुछ नहीं था, लेकिन कुछ जगहों पर उन्होंने क्या करा, एक्स्ट्रा इनपुट दिए जिससे मार्क्स कट जाते हैं। एक्स्ट्रा इनपुट मैं आपको बताता हूँ, मैंने उन्हें भी एक्सप्लेन करा था। हमारी पॉलिटिकल साइंस में सार्क में दिया है ना कि सार्क एक फेलियर है, मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ये सबको पता है। लेकिन उन्होंने अपने आंसर को थोड़ा सा स्पेशल बनाने के लिए उसमें मेंशन करा था कि सार्क जो है वो सक्सेसफुल रहा है।
उनका आंसर गलत नहीं था, उन्होंने जो पॉइंट्स लिखे नीचे वो बहुत वैलिड थे, लेकिन वो सेंस नहीं बना रहे थे। जब एनसीईआरटी में दिया हुआ है और मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला आपको पता है कि सार्क का दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि सार्क सक्सेसफुल नहीं है, बट आपने मेंशन करा। तो जैसे आपने लिखा कि 5 मार्क्स में आप 10 पॉइंट्स बना लेते हो, ज़रूरत ही नहीं है। आपका टाइम अगर नहीं बच रहा है तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स कहीं काम नहीं आएंगे। तो इट्स बेटर कि आप वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स वहां दे दो जहां वो काम आएंगे। अभी एक क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स में कि आप कॉन्सिक्वेंसेस बताइए डिसइंटीग्रेशन के, उस बच्चे ने 8 कॉन्सिक्वेंसेस बताए, आखिरी के 4 काट दिए मैंने। जब मैंने आपसे 4 पूछे हैं तो आप 8 क्यों बता रहे हो? मैं क्या करूं 8 का? मुझे तो 4 चाहिए। तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप कट करो और अपना टाइम आप देखो कहाँ पर भाई आखिरी में 15-20 मिनट आपके पास बचना चाहिए चेक करने के लिए, अंडरलाइन करने के लिए। और साथ में एक और बात हमेशा याद रखो कि जब कभी भी घर में आप पेपर वगैरह करते हो, स्कूल में करते हो, थोड़ा टाइम नोट डाउन करो। हमेशा मैं बोलता हूँ प्री बोर्ड दे के जब आप घर आओ ना, तो घर आकर आपको 5 मिनट में जल्दी से एक कॉपी में लिखना चाहिए कि पूरे एग्जाम के समय दिमाग में कौन से ऐसे थॉट्स थे जो बार बार घूम रहे थे। होता है कि नहीं? एक बार माइक ऑन करके बताना, एग्जाम देते समय दिमाग में थॉट आते हैं कि नहीं आते हैं कि अरे यार ये चैप्टर को पढ़ लेना चाहिए था यार। क्या गाने याद आते हैं? नहीं भैया गाने की मेरा बात तो नहीं, 5 मिनट गाने पहले की खत्म बात नहीं होता है कर रहा हूं बस। मैं। मतलब एग्जाम रिलेटेड कई बार वो आता ना कि अरे यार ये टॉपिक कर लिया होता तो अच्छा होता, यार पहले जिसको अगर इग्नोर सेक्शन किया सी वही कर आ लिया गया। होता तो अच्छा होता। लेकिन हाँ बाहर भैया, और जैसा पढ़ते हैं ना वही पता नहीं कभी कभी आ जाता है ऐसा होता है एग्जाम में। होता है। कि दूसरे ने कितना भैया पढ़ जब लिया एग्जाम पेपर। के करने के बाद कॉपी को दोबारा देखते हैं ना तो ऐसे लगता है ओ ले ये क्या लिख दिया, ये तो गलत लिख वही दिया, ऐसा दोबारा होता है। लिखूं क्या। और लास्ट में 15 मिनट बच के अगर कॉपी रीचेक कर लेते हैं तो बस यही आता है कि मैंने ये क्या लिख दिया, दोबारा लिख दूं क्या, ऐसे करूं क्या, ना करूं क्या, ये वो होता है। तो उसका तरीका क्या होता है, बाहर आते हैं, अरे भाई तुमने थर्ड का आंसर क्या लिखा? अच्छा ये लिखा, मेरा तो ये हो गया, फिर हम भूल जाते हैं, चलो हो गया एग्जाम। लेकिन एग्जाम देने के बाद घर आकर अगर आप 5 मिनट बैठकर लिख लोगे ना कि आज क्या क्या थॉट्स आपके दिमाग में आए, वो गलतियां फिर नहीं होती हैं। जैसे मुझे याद है मैंने अपना प्री बोर्ड दिया था, मैंने आके लिखा भाई अगर इस स्पीड में पेपर लिखा ना तो बस बोर्ड एग्जाम में यूं छिन जाएगा हाथ से पेपर, लिखते रह जाओगे। तो फिर मैं जब भी सैंपल पेपर करता था तो मैं हर सेक्शन के बाद टाइम नोट करता था कि ये मुझे कितने टाइम में करा, मैंने ये कितने टाइम में करा, ये कितने टाइम में करा। तो उससे फिर क्या होता है आप इम्प्रूव करते हो। और किसका, विनय आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ प्रिया पूछिए, मुस्कान फिर आप पूछना। भैया जैसे कि हमारे पास कोई 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो उसमें सब हेडिंग्स कैसे बनाऊं, उसका क्या सही आंसर होगा, यही प्रॉब्लम आ जाता है। कि जैसे मेरे पास 8 मार्क्स का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आ गया, मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं आंसर में क्या लिखूं और सब हेडिंग्स क्या बनाऊं, फिर पूरा आंसर पैराग्राफ में हो जाता है और टीचर तो पूरे मार्क्स दे देता है, कोई गलती भी नहीं निकालता। तो क्या करूं भैया उसमें? देखो अगर हम 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करते हैं ना, उसमें मेजॉरिटी केसेस में सब हेडिंग नहीं बनती। आप टॉपर्स की आंसर शीट निकाल लो, हिस्ट्री की अगर हम 8 मार्क्स क्वेश्चन की बात करते हैं बहुत रेयरली ही सब हेडिंग बनती है, कोई हिस्ट्री की बुक वैसे लिखी ही नहीं गई है। आप पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में आप बना सकते हैं हेडिंग, लेकिन अगर आपसे हेडिंग नहीं बन रही है तो फिर आप नॉर्मल पॉइंट्स में आंसर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। लोग गलती ये कर दे कि पैराग्राफ में लिखना चालू कर देते हैं। आप पैराग्राफ को डिवाइड कर, पैराग्राफ में फुल स्टॉप आता है कि नहीं आता है? बीच में आते हैं ना 2-3, जहां फुल स्टॉप आए ना लाइन एक छोड़ दिया करो कि भाई फुल स्टॉप आ गया चलो दूसरी लाइन, फुल स्टॉप आ गया दूसरी लाइन। क्यों पैराग्राफ में लिखना है? तो आराम से पॉइंट्स बनाओ, आंसर होगा। और 8 मार्क्स में टेंशन मत लो, नहीं बनते, बहुत रेयरली बनते हैं, बहुत रेयरली 8 मार्क्स में ज्यादा, क्योंकि इतने पॉइंट नहीं रहते ना। तो भैया फिर 8 मार्क्स में मैक्सिमम कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए? मिनिमम 8 लिखना चाहिए, मैक्सिमम आपके ऊपर है कितना टाइम आपके पास है, बट मिनिमम आपको 8 लिखना चाहिए। बट मैं बोलता हूँ आप अगर 8 तभी लिखो जब आप बहुत श्योर हो, वरना आप कोशिश करो कि 12 पॉइंट 10 पॉइंट तो लिख ही दो आप, कि एक आध कोई गलत भी हो गया तो आगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जागृति पॉइंट्स मतलब आप पॉइंट्स बोल रहे हो तो मतलब कैसे होने चाहिए, 3 से 4 लाइन के या फिर ऐसे नॉर्मली की 2-3 लाइन के पॉइंट? 3 से 4 लाइन के होना चाहिए, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पॉइंट्स बना रहे हो तो आप और छोटा कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो आपने 8-9 पॉइंट्स बड़े बड़े बना दिए, बाकी पॉइंट छोटे छोटे बना दिए, बट कोशिश करो 3-4 लाइन का बन जाए तो अच्छा है। जागृति आपका क्वेश्चन पूछिए। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वाला जो मेथड है वो अप्लाई करना चाहिए 8 मार्क्स के क्वेश्चन? करना चाहिए, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो लिखना ही चाहिए। कोई बच्चा नहीं लिख रहा अभी तक आंसर शीट में, सबको मैं बोलता हूँ लिखना चाहिए, छोटा छोटा लिख दो पर लिख दो। भैया जो क्वेश्चंस नहीं आते उनको पॉइंट में लिखेंगे तो पता चल जाता है ना, इसलिए उनको तो पैरा में लिखना चाहिए ना। क्या 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 प्लीज रिपीट। जैसे कोई क्वेश्चन हमें आ नहीं रहा है एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत है हम लिख देते हैं क्योंकि हमें पता होता है टीचर मतलब दया खा के नंबर दे देते हैं। बोर्ड्स में दया काम नहीं करती है, एस्थेटिक बोर्ड्स में दया काम नहीं करती है। ये स्कूल वाले टीचर बोलते हैं, मेरे भी टीचर बोलते थे कि अरे आप तो कुछ भी लिख के जाओ, ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर हम भी कॉपी चेक करेंगे, मैं बोलता हूँ आपने 2 मार्क्स में एक पैराग्राफ लिख दिया, आप सोच रहे हैं बड़ा पैराग्राफ है 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। चेकर ढूंढता है कि उसमें 2 पॉइंट्स मिलना चाहिए,
4 मार्क्स में चेकर ढूंढता है कि 4 वैलिड पॉइंट्स मिलना चाहिए। तो बोर्ड में दया वाला काम नहीं चलता है। बोर्ड की कॉपी ना डिफिकल्ट चेक होती है ना एकदम इजी होती है, जैसे आंसर है वैसे मार्क्स मिलते हैं। तो दया वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई क्वेश्चन पूरा नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत तो आ ही रहा है, तो हम बस पॉइंट्स में लिखेंगे तो हम पूरे ही नंबर कट कर देंगे वो। लेकिन अगर पैरा में लिखेंगे जैसे थोड़ा बहुत बिल्कुल आ ही नहीं रहा आ है रहा तो लिख दो पैरा में, तो फिर आपको हाँ ये है थोड़ा बहुत अगर आपने सही लिखा है तो हाफ 1 मार्क्स दे देते हैं वो, अगर थोड़ा बहुत कुछ सही निकल जाता है तो। बट आंसर मेरा ये मानना है कि कॉन्फिडेंस से लिख देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे, एक सेकंड में बोलना चाहूंगा फिर मुस्कान आपका क्वेश्चन लेता हूँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं सैंपल पेपर में भी गलती कर रहे हैं। मैंने बोला यार आपकी आंसर शीट तो 10 पेज में ही खत्म हो गई, आपने लिखा नहीं। भैया बन नहीं रहा था। अरे तो 3 घंटे बैठना थोड़ी है एग्जाम में, कुछ भी लिखो ना यार आप। ऐसा नहीं होता एग्जाम में कि आपने पहला आंसर गलत लिख दिया तो दूसरा आपका सही है तो चेकर आपको मार्क्स नहीं देंगे। कुछ भी लिखो, लिखो तो आपको लग रहा है सही नहीं है, क्या पता वो सही निकल जाए, तो लिखो, ये मत करो, कुछ भी लिखो, लिखना बहुत जरूरी है। अब ग्लोबलाइजेशन पे क्वेश्चन आया तो कुछ तो लिख पाओगे ना आप, तो बिल्कुल लिखो। मुस्कान पहले आपका क्वेश्चन पूछिए, फिर 1 मिनट पहले जागृति आप पूछिए। जागृति बहुत देर से बोल रही है, जागृति पहले आप पूछिए फिर मुस्कान आप पूछना। भैया मेरा क्वेश्चन था कि मुझे पता है आंसर में मतलब क्या लिखना पड़ेगा, बट जब 6 और 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है और इन्फॉर्मेशन भी शॉर्ट पड़ जाता है कि एक पॉइंट में कितना सारा इन्फॉर्मेशन डाले, और उसीलिए वो प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। आंसर फ्रेमिंग में मेन प्रॉब्लम हो रहा है। आप लोग आज मैंने जो मीटिंग में रिवीजन वाले पॉइंट्स बताए उससे सेटिस्फाइड हैं कि मतलब हाँ भैया आपने सब सही बताया? थोड़ा माइक ऑन करके आप बताओ। हाँ मैंने तारीफ के लिए नहीं पूछा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं 10 और पॉइंट ऐड कर सकता था बट मैंने नहीं करे। आपको नहीं पता चला ना, तो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में होता है। आपको पता है कि आप और लिख सकते हो, चेकर को नहीं पता। चेकर को आप उतना ही परोसिए जितनी उसको जरूरत है कि भाई मुझे 4 मार्क्स में 4 पॉइंट चाहिए, ये 4 वैलिड पॉइंट है, 4 पॉइंट रखिए। मैंने पिछली क्लास, यहाँ अगर कोई पिछली मीटिंग वाले हैं तो उनको पता होगा, कोई पिछली मीटिंग वाला तो माइक ऑन करके बताए। हमने कम से कम 15 मिनट बात करी थी कि हमें थोड़ा सा कम अपना ब्रेन यूज करना है एग्जाम में, एक्स्ट्रा नहीं करना है, राइट? तो उसको कर दो, पूरा पॉइंट लिखना है। सर एक बार और रिवीजन वाले बता दो, आपने मुझे लेट ज्वाइन किया था तो। रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी ऋषिता, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, टेंशन मत लो। ओके सर। और सर मेरा एक और क्वेश्चन था, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज स्क्रेड ग्रुप्स पूछा गया या व्हाट इज सिक्योरिटी, और वो 2 मार्क्स का है, तो उसमें से पैराग्राफ लिख सकते हैं या फिर 2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे? पैराग्राफ भी चल जाता है अगर आप पैराग्राफ में 2, पर मैं तो बोलता हूँ 2 पॉइंट्स लिखो, बेटर ऑप्शन रहता है। लेकिन अगर पैराग्राफ भी लिख रहे हो तो उसमें कोशिश करना कि 2 वैलिड पॉइंट रहे आपके। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूएन, 2 मार्क्स में आ गया, तो अब आप इसमें यूएन का फुल फॉर्म भी लिख दोगे, यूएन का ऑब्जेक्टिव भी लिख दोगे, आप चाहो तो यूएन के मेंबर भी लिख सकते हो। 3 वैलिड पॉइंट हो गए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है। तो सर जो व्हाट इज करके क्वेश्चन आते हैं या व्हाट आर, तो उसमें पॉइंट लिख सकते हैं ना? पॉइंट ही में लिखना है सारे आंसर, आपको पैरा का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ह्यूमैनिटीज में, सारे पॉइंट्स वाले। हाँ मुस्कान का क्वेश्चन पहले भाई। मुस्कान बहुत देर से, यानी क्या मनीषा कौन था यार? हाँ मुस्कान ही थी। यस मुस्कान प्लीज। मेरे 3 क्वेरीज हैं। पहला ये कि आपने कहा कि प्री बोर्ड से ज्यादा तुम बोर्ड पे फोकस जी करो, वो है, लेकिन जैसे हमारे टीचर्स ने कह रखे कि प्री बोर्ड में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आपको रेमेडियल क्लास के लिए बुलाएंगे एंड उसमें हमारा टाइम वेस्ट चला जाएगा फिर। और दूसरी क्वेरी ये, दूसरी बात ये कि जैसे कि मेरा पॉलिटिकल का अभी बहुत सिलेबस बचा हुआ है और वो चैप्टर्स ऐसे कि मैंने अभी तक देखे तक नहीं है, तो उसको मैं फिर कैसे करूँ? अभी आपने कहा कि अभी नोट्स बनाने बैठोगे तो कोई फायदा नहीं है। और तीसरा ये कि एक अच्छी आंसर शीट की क्वालिटी क्या होती है, उसके क्या मतलब अच्छा क्वेश्चन वो रहते हैं, क्वालिटी बता दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये मेडिकल लगा देना। मैंने तो भाई ये किया था, मेरा पीई का प्रैक्टिकल था, सर ने बोला 10 राउंड दौड़ने पड़ेंगे, मैंने 10 राउंड मैंने दौड़ लिए तो 4 दिन बैठना पड़ जाएगा, मेडिकल लगा दिया। हाँ तो मैंने तो मेडिकल लगा दिया था भाई, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन पॉलिटिकल में कुछ भी नहीं करा, एमक्यूआर स्ट्रेटेजी, मेन बुक, क्वेश्चन आंसर रिवीजन, मेन बुक आप हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख लो, फस्ता पक्का कर लो और कुछ दिनों बाद रैपिड रिवीजन से रिवीजन कर लेना, हो गया आपका एमक्यूआर। और फिर आखिरी में आप सैंपल पेपर करोगे। ये आखिरी क्वेश्चन बहुत बहुत प्यारा है, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, चलो आप लोग बताओ एक एक करके कि एक सबसे अच्छी आंसर शीट कौन सी होती है, मतलब क्या क्या रहता है उसमें? माइक ऑन करके बताओ जरा आप लोग। वैलिड पॉइंट, वैलिड पॉइंट, ठीक है। स्लो चार्ट होने चाहिए और अच्छे हेडिंग वाइज आंसर, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना
मतलब पॉइंट आपको राइटिंग ओके, मतलब जो आप लोगों के आंसर से एक पॉइंट निकला जो किसी ने नहीं बोला, वो है कि खिचड़ी नहीं बनना चाहिए। जैसे इतने सारे लोगों ने बोला तो एकदम खिचड़ी बन गई तो हमारी आंसर शीट में खिचड़ी हमको नहीं बनाना है। मजाक कर रहा हूँ, सर देखो। सबसे पहले तो आंसर हाँ नंबर को प्रॉपरली क्लियर मेंशन करना चाहिए। हाँ, बहुत वैलिड पॉइंट। हाँ, ऑन पॉइंट होना चाहिए भैया। परफेक्ट। ट्राई करें कि सेक्शन के हिसाब से नाइस पॉइंट। और पॉइंट वाइज करना चाहिए सारे भैया क्वेश्चन। पेपर को कैसे करें मतलब? देखो अब मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बताता हूँ। ये चीज़ पहले मुझे लगता था कि चेकर के दिमाग में क्या चलता होगा, लेकिन जब से मैंने कॉपी चेक करी तो अब मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ है कि क्या चलता है। मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हैंड राइटिंग वगैरह और इन चीज़ों से वो होता है क्या, मतलब चेकर के सामने अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। नो डाउट थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन क्या होता है, एक चेकर ने ऐसी कॉपीज भी देखी होती है जहाँ पर आंसर राइटिंग बेहद खूबसूरत है लेकिन आंसर उतने ही वाहियात है। तो वो तो एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाती है दिमाग से, ठीक है, कि राइटिंग मतलब अच्छे आंसर, वो नहीं रहता दिमाग में। पॉइंट पहला रहता है कि जब हम आपका पहला आंसर चेक कर रहे हैं तो वो आंसर चेक करने में हमें कितनी आसानी गई। मतलब अगर मैंने आपका पहला आंसर चेक करा तो वो आंसर चेक करने में मुझे कितनी मजा आई। अब ये कुछ चीजें बताती हैं कि वो आंसर मुझे आसान लगेगा चेक करने में या नहीं लगेगा। पहला पॉइंट जैसे आप लोगों ने बोला, वैलिड, अगर आपने सब हेडिंग या फिर फ्लो चार्ट बनाया है या फिर नहीं बनाया है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1 ये निकल कर आता है कि भाई आपने आंसर में फ्लो चार्ट सब हेडिंग बनाया है या फिर नहीं बनाया है। कोई कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जहाँ पर हेडिंग से ही समझ में आ जाता है कि आंसर पूरा सही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब हम आंसर पढ़ रहे हैं तो उसमें एनसीईआरटी का टच होना चाहिए। कहीं ना कहीं एनसीईआरटी का बीच बीच में टच होना बहुत जरूरी है कि हाँ यार ये तो एनसीईआरटी में आ रहा है। तीसरे नंबर पर, अगर आपका आंसर मार्किंग स्कीम से मैच कर रहा है, मार्किंग स्कीम एनसीईआरटी से बनती है, तो अगर आपका आंसर एनसीईआरटी से मैच, मैं नहीं बोल रहा हूँ रटना है आपको, बस हल्का सा मैच, मतलब लगना चाहिए कि हाँ इस बच्चे को एनसीईआरटी बनती है। थर्ड नंबर पर, ओवर स्मार्टनेस नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत बार बताया है, अगर आपने थोड़ा सा भी ओवर करा अपनी आंसर शीट में, चेकर का दिमाग फिर जाता है। कभी भी मत करो, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, वही करो जो पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन अगर आपने सही से पढ़ा है, क्वेश्चन में जो पूछा गया वही आपने आंसर में लिखा हुआ है तो अच्छा लगता है। अगर आपने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हुए हैं, अगर आपकी आंसर शीट में चेक कर रहा हूं, अभी एक क्वेश्चन था 4 मार्क्स में कि आप IMF पर नोट लिखो और साथ में WTO पर नोट लिखो, ठीक है, 2-2 मार्क्स के लिए। सामने वाले बच्चे ने WTO में 1 पॉइंट बनाया, टोटल मेंबर्स और गलत लिख दिए। अब मैं लिटरली वहां खोज रहा था कि मुझे 1 पॉइंट मिल जाए जिससे मैं 2 मार्क्स दे दूं, लेकिन मुझे नहीं मिला, 2 ही पॉइंट थे, मार्क्स काटना पड़ गए। तो चेकर ढूंढते हैं कि आपकी आंसर शीट में वो कहाँ मार्क्स दे सके। तो अगर आप ज्यादा पॉइंट लिखते हो वो बेटर रहता है। स्पेसिंग प्रॉपर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर बहुत क्लियरली लिखा होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर ही नहीं लिखते हैं, आंसर नंबर ही नहीं लिखते हैं। चेकर ढूंढ रहा है कहाँ है, सेक्शन ऊपर नीचे कर दो चल जाता है, लेकिन अगर आप सेक्शन को सीक्वेंस में करो तो अच्छा लगता है। 28, 29, 30, 1, 2, 3। आपको अगर ये लगता है कि अगर MCQs गलत चलेगा तो इंप्रेशन गिर जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि चेकर ने ऐसी आंसर शीट देखी होती है जहां पर बच्चे के आंसर पूरे सही हैं लेकिन सीधे सीधे MCQ गलत है। तो इन सब चीज़ों से चेकर को फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ललिता का क्वेश्चन आया है, ओवर स्मार्टनेस मतलब क्या होता है। ओवर स्मार्टनेस का मतलब होता है आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हो। आप MCQs के आगे एक्सप्लेनेशन लिख रहे हो, या फिर आप मैप ड्रॉ कर रहे हो मैप चिपकाने के साथ साथ, या फिर जो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया वो आप लिख रहे हो इंटेंशनली चेकर को बताने के लिए मुझसे ये भी बनता है। मत करो, ये ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। आपसे पूछा गया कि भाई ये बताओ, तो आपने ऐसे पॉइंट्स बता दिए जो एनसीईआरटी में नहीं है, ये सोच के कि अरे मुझे तो एनसीईआरटी के बाहर भी बनता है। अरे चेकर की मार्किंग स्कीम एनसीईआरटी की है, उसको चाहिए कि उसका काम आसान हो। तो जितना आप दूसरों का काम आसान करोगे उतना बेटर है। आज मैं वीडियो बना दूंगा कि चैप्टर का एक्सप्लेनेशन 10 घंटे में, कोई नहीं देखने वाला, लेकिन मैं बनाऊंगा ये 2 क्वेश्चन कर लो, इसी से आएगा, सब देखेंगे। आपको चाहिए कि आपको किस चीज में ज्यादा आसानी मिलती है, राइट। हर किसी को यही चाहिए। चेकर को 40 रुपए 20 रुपए मिलते हैं कॉपी चेक करने के। अगर आपकी कॉपी में उसका सर घूम गया ना तो बस मार्क्स तो फिर वो कम करेगा ही ना कि अरे यार क्या कॉपी है। लेकिन अगर आपकी आंसर शीट अच्छी लग रही है उसको कि वाह यार बच्चे को थोड़े बेसिक चीजें पता है कैसे लिखी जाती है, बस हो जाता है, उतना काफी रहता है। क्लियर हुआ आप भैया लोगों पेपर से पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट भैया करना मेरे 2 चाहिए? डाउट है। हाँ, एक मिनट पहले मैं ये क्वेश्चन और इंक्लूड कर देता हूँ फिर मैं बताता हूँ। पेपर मेरे हिसाब से अगर आप मेरी माने तो उल्टा चालू करना चाहिए, पहले लॉन्ग करना चाहिए फिर शॉर्ट करना चाहिए फिर MCQ करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में टाइम बहुत रहता है। लॉन्ग को आप आराम से 2-2 पेज का लिख सकते हैं, 3-3 पेज का लिख सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, सब हेडिंग बना सकते हैं, लेकिन आखिरी में टाइम नहीं भी बचता है तो 2 मार्क्स में अगर आप एक पैराग्राफ भी बना देते हैं, 2 छोटे छोटे पॉइंट्स भी लिख देते हैं तो मार्क्स मिलते हैं। तो पेपर उल्टा चालू करना चाहिए। भैया मुझे आपसे क्वेश्चन था।
कोई भैया, ऐसा भैया। जिसने अभी तक कोई भी क्वेश्चन ना पूछा है तो पहले वो पूछे एक बार प्लीज। मेरे 2 डाउट है। ठीक है, यस यस यस, 2 डाउट। भैया मेरे 2 डाउट है। तो फर्स्टली कि मेरे प्री बोर्ड इंग्लिश के प्री बोर्ड में टीचर ने मार्क्स काट दिए बिकॉज आई हैव रिटन द आंसर्स इन पैराग्राफ। तो उन्होंने बताया कि जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के तो वो पॉइंट वाइज लिखने होते हैं। तो वो कितने हद तक सही है, क्योंकि मैंने आज तक पॉइंट वाइज नहीं लिखा है। इंग्लिश और में आंसर कभी सेकंड डाउट पॉइंट ये में नहीं है, एंड सेकंड क्वेश्चन ये था कि अगर मतलब जैसे क्वेश्चंस के व्हाट्स लिमिट होते हैं तो 4 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आ गया कंसिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, तो वहां पर 3 पॉइंट्स ऐसे डायरेक्टली मेंशन है बुक में। तो ऐसे अगर मैं व्हाट लिमिट के अंदर 3 पॉइंट्स लिख दूं तो मुझे 4 मार्क्स मिलेंगे, या इट वुड बी सेफर कि मैं 4 पॉइंट्स डिस्टिंक्टली मतलब लिख दूं? 4 पॉइंट्स लिखो अलग से, आप वो बेटर है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 में आपको नहीं मिलेंगे। जैसे हमने एक ट्रिकी क्वेश्चन डाला हुआ है, सुनो पहले मैं आपको बताता हूँ। एक ट्रिकी क्वेश्चन है एनसीईआरटी इमरजेंसी वाला क्वेश्चन, उसमें 3 पॉइंट्स है राइट, कि इमरजेंसी लेसन्स के 3 पॉइंट है। वो क्वेश्चन हमने 4 मार्क्स में डाला हुआ है। बहुत सारे बच्चे 3 पॉइंट्स लिख के छोड़ देते हैं। वो उसमें वैल्यू भी बेस्ड क्वेश्चन है वो, कि 3 तो आपको एनसीईआरटी के लिखना है, एक मन से लिखो क्या आपने पढ़ा चैप्टर से, तो 4 लिखना चाहिए। और इंग्लिश में कभी भी पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखे जाते, कभी भी ये गलती मत करना। इंग्लिश के आंसर हमेशा पैराग्राफ में लिखे जाते हैं, पैराग्राफ से सेमी पैराग्राफ। हाँ। आप पैराग्राफ में अगर आपको डिवाइड भी करना है तो पैराग्राफ डिवाइड भैया एग्जाम्स के बाद एक मिनट सिमी, पहले आप पूछिए, आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा अभी तक। या मुझे क्वेश्चन था कि मेरे को जैसे कि सारे मेरे पास जो 5 सब्जेक्ट है उसमें मेरे को सोशल में बहुत दिक्कत आ रही है। मैंने मल्टीपल वीडियोस देखी, मैंने नोट पढ़ लिए, मैंने एनसीईआरटी की रीडिंग मार ली, फिर भी मुझे ग्रास्प नहीं हो रहा है टॉपिक्स, तो मैं क्या करूं? आई अंडरस्टैंड, मुझे भी सोशियोलॉजी की वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता था। वो डिफिकल्ट है, सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है। उसको ईजी करने का एक तरीका तो यही है, अभी काश मैं ये बोल पाता कि मेरी वीडियोस देख लो, लेकिन मेरी अभी वीडियोस आई नहीं है सोशियोलॉजी की। लेकिन अभी आप ये कर सकते हो जो मैंने भी करा, अभी रिसेंटली मैं रैपिड रिवीजन बना रहा था। आज के समय में ना एआई बहुत फ़ायदा कर रहा है यार, मतलब मानो चाहे ना मानो। एआई जैसे मैं सोशियोलॉजी पढ़ा रहा था तो उसमें एक टॉपिक था, मैंने बोला यार इस टॉपिक को मैं बहुत आसानी से कैसे समझा सकता हूँ, मुझे क्लिक नहीं हो रहा था। तो मैंने चैट जीपीटी में उसको पेश करा और मैंने लिखा लिटरली कि मुझे ऐसे समझा दो जैसे मुझे किसी बच्चे को समझाना है। उसने इतने प्यारे तरीके से मुझे समझाया, मैंने बोला यार अगर मैं ऐसे समझाऊंगा तो फिर तो मज़ा आ गया। तो आप थोड़ा चैट जीपीटी को यूज़ करो। और बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सोशियोलॉजी की वीडियोस लेकर आऊँ बहुत जल्दी। भैया सोशियोलॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो बहुत ट्रिकी होते हैं। एमसीक्यूज हम तो क्वेश्चन आंसर समझ ही नहीं पाते कि इस क्वेश्चन में लिखना क्या होता है। मैं फिर से वही बोलूँगा, सोशियोलॉजी में ट्रिकी क्वेश्चन कम, एनसीईआरटी की लाइन उठ के आ जाती है जो ट्रिकी लगती है। तरीका यही है, देखो 2 सेकंड, ये ना यूट्यूब पे आजकल बड़ा चल रहा है, इस क्वेश्चन में आप ये 4 चैप्टर के मिला के आंसर लिख देना। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है, बोर्ड में चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले ये आपको वो करना है, डिसाइड कि ये किस क्वेश्चन किस चैप्टर से आया हुआ है, चैप्टर 1 से है, 2 से है, 3 से, किस चैप्टर से आया हुआ है। फिर थोड़ा सा आपको 2 सेकंड में क्लिक करना है कि किस टॉपिक से आया हो सकता है, अब उस टॉपिक में क्या क्या दिया हुआ था। अब अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया लेकिन उस टॉपिक में जो दिया आपने लिखा, तो आपका आंसर अपने आप कहीं ना कहीं सही पहुंच जाता है, सही डायरेक्शन में। इंट्रोडक्शन उसी से मिलाते जुलाते लिख दो, आप कंक्लूजन लिख दो। पर ट्रस्ट मी, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जो आपको समझ में ना आए। अगर आप 2 मिनट शांति से समझते हो तो हो जाता है। निशु पहले आप पूछिए। भैया एक मेरा भी क्वेश्चन था। निशु पल्लवी आप पूछो, फिर मैं बाकी क्वेश्चन लेता हूँ। निशु प्लीज। मेरे कुछ ज्यादा डाउट्स हैं। मतलब मुझे एक तो मिनरल चैप्टर में जो मैप्स हैं उसमें इतने सारे प्लेसेस के नाम है वो याद नहीं होते हैं, उनका क्या कर लूं? मैप के लिए रिवीजन ही करना पड़ेगा निशु, और कोई तरीका नहीं है। बार बार करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो आप लोग अभी इग्नोर कर देते हो। एक फ्रेश मेमोरी नाम की भी चीज़ होती है, राइट? अभी आपको मैं एक चीज़ रटवा दूंगा तो आप शाम तक नहीं भूलोगे। तो एग्जाम वाले दिन अगर हम सुबह जल्दी से देख लेते हैं ना तो याद रहता है एग्जाम में। जाओ जल्दी से मैप देख लो, तुरंत लिख दो कि हाँ भाई बन रहा है। अब भैया हिस्ट्री में चैप्टर 12 में बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं, उसके लिए किसमें निशु? चैप्टर 12 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में, उसमें भी यार देखो, ये सब जो डेटा है ना, ये रिवीजन करने से ही आता है और कोई तरीका नहीं है। डेटा आप स्किप नहीं कर सकते, उससे डरना नहीं है, बस रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। अब जब मैं पहली बार लाइव क्लास में गया तो मुझे किसी बच्चे का नाम याद नहीं था। आज मुझे अब आप 600 बच्चों के नाम पूछोगे तो मैं बता दूंगा कि हाँ ये वो है, क्योंकि वो धीरे धीरे याद हो जाता है। कंक्लूजन में क्या इंक्लूड करना चाहिए हमें? कुछ नहीं, सिर्फ 2 लाइन लिख दो। आपने जो भी लिखा ना, मतलब पूरे उसमें बस उसी की सब हेडिंग को सम अप कर दो। जैसे आपने 4 हेडिंग बनाई है, बस वही आप नीचे रिपीट कर दोगे।
या फिर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे जैसे यही क्वेश्चन था जो मैंने बताया, सार्क सक्सेसफुल या नहीं था, आप तो नहीं था, तो आखिरी में कंक्लूजन में ये लिख दो, हेंस द सार्क वाज अनसक्सेसफुल। या फिर भैया जनवरी में मैंने सोचा है कि मैं 15 डे डिवाइड कर लूँ, 15 डेज में जो हाई वेटेज और जो मुझे हार्ड लगते हैं चैप्टर और जो इजी लगते हैं, ये ठीक है? मैं बोलता हूँ मर्ज कर लो, एक हार्ड कर लो, एक इजी कर लो। इससे ये रहेगा कि दिन भर पढ़ते हैं तो थोड़ा दिमाग भी कम चलने लग जाता है ना, तो पहले हार्ड करो, फिर इजी करो, फिर हार्ड, फिर इजी, फिर हार्ड, फिर इजी। इसको आप अगर जोड़ लोगे तो बेटर रहेगा। फिजिकल एजुकेशन उसके लिए तो कैंडिड करो आप, कैंडिड बुक सबसे बेस्ट है, एक बार कर लोगे बनेगा। भैया लास्ट सर एक मिनट रिया आप पूछिए, रिया आप पूछिए क्वेश्चन। भैया मेरा क्वेश्चन में हाँ, इसके बाद मैं आ रहा हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने सारा सिलेबस कर रखा है, उसके बाद फिर मुझे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मेरे पास बहुत सारे सोर्सेज है क्वेश्चन करने के लिए। जैसे कि आपने एक बुक बताया था, वो सब मैंने ले रखा है, मैं उसे कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझे जब भी मैं क्वेश्चन करने जाती हूँ उसमें बहुत नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस है, तो मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हो जाता है कि एक चैप्टर से अगर इतना कर रहे हैं तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास अभी। और मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, और फिर मुझे रिविजन भी करना है साथ में। तो मैंने आपकी एक वीडियोस देखी है जिसमें आपने बताया कि एक वीक में आप हिस्ट्री का खत्म कर लो, तो मुझे ये आप कोई सोर्स बता दो जो एक पे मैं टिकी रहूं, ताकि मेरा जल्दी से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है क्वेश्चन डील करने। मेरे सब्जेक्ट्स हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल से फंसना पक्का है कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं, फंसना पक्का है कर लो। फंसना पक्का है करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है अरे तो बिल्कुल ही नहीं बन रहा है, तो फिर आप बाकी सोर्सेस में एक बार देख लेना, बट सिर्फ इतना ट्रस्ट मी, आप एग्जाम में याद करोगे आज के दिन को। सिर्फ फंसना पक्का है कर लो, एमसीक्यूज और क्वेश्चन। मैंने जैसे कि पहला जो चैप्टर है हमारा हिस्ट्री का, तो मैंने उसका खोला, तो मुझे क्वेश्चंस काफी इजी, मैं कर लेती हूँ, सारा कर लेती हूँ, लेकिन होता है क्या, जैसे कि मैं कोई भी वर्ड नहीं बना पा रही हूँ, तो मैं वहां पे आंसर्स भी अवेलेबल रहते हैं तो सारा देख लेती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चंस वहीं से करना है मेरे को, और उसके बाद मतलब कुछ भी अगर तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मतलब कुछ भी जो क्वेश्चंस, जो भी फंसना पक्का सीरीज में जो भी क्वेश्चंस है, बस उसको कर लेने से क्या मेरा क्वेश्चन सारा हो जाएगा, उसके बाद डायरेक्टली मैं सैंपल पेपर सॉल्व कर सकती हूँ। आप फंसना पक्का सीरीज में ना, हम लोग वीडियो में बोलते हैं एनसीईआरटी को निचोड़ देते हैं, आप करो और आप ना एनसीईआरटी में टॉपिक कट करते जाना कि हाँ ये भी हो गया, पूरी एनसीईआरटी हो जाती है उसमें। हमने और ये भी बता दिया है आपको कि क्वेश्चन किस तरीके से घूम घूम के आ जाता है। सिर्फ फंसना पक्का है कर लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फंसना पक्का। इतने सारे लोगों के सामने बोल रहा हूँ मैं, इतना कॉन्फिडेंस भी चाहिए ना बोलने के लिए, क्योंकि भाई नहीं तो कल आप बोलोगे कि यार भाई आपने क्या बोल दिया। सबके सामने बोल रहा हूँ, सिर्फ फंसना पक्का है कर लो आप। भैया ये बताइए, आप जो ट्रिक्स एंड टिप्स बताते हैं। रिया का आखिरी क्वेश्चन हो जाए, वो बहुत देर से वेट कर रही है। रिया आखिरी क्वेश्चन क्या था आपका? आपने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का आपने डाल दिया है, लेकिन वहाँ पे ज्योग्राफी का नहीं मिल रहा है। ज्योग्राफी का मैं आपको लिंक भेज दूंगा, डला हुआ है, मैं लिंक भेज देता हूँ आपको टेलीग्राम पे आज। आप एक काम करें, चैट ग्रुप है ना, चैट ग्रुप में लिंक आ जाएगा। हाँ मनीषा बोलिए। एक लास्ट भैया ये बताइए, आप मतलब जितनी ट्रिक्स एंड टिप्स बताते हैं वो खाली सीबीएसई वाले बच्चे यूज कर सकते हैं? नहीं, हर वो बोर्ड जहाँ पर एनसीईआरटी चलती है, वो बोर्ड जहाँ एनसीईआरटी नहीं चलती उनके लिए नहीं रहती है, बट जहाँ एनसीईआरटी चलती है हर किसी के लिए रहती है। मनीषा बोलिए पहले आप। भैया आई हैव 6 सब्जेक्ट्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश एंड म्यूजिक। ओके। मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में तो टाइम मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन इकोनॉमिक्स और मैथ्स में मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाता। इन्हें ना आप एक एक दिन फिक्स कर दो, जैसे मैथमेटिक्स के लिए कि भाई मुझे हफ्ते में 3 दिन ये करना ही करना है, सेम इकोनॉमिक्स के लिए कर दो। इन 2 सब्जेक्ट्स को ना इंक्लूड मत करो अपने टाइम टेबल में, इन्हें साइड कर दो। अब बाकी जो सब्जेक्ट्स बच रहे हैं उनका टाइम टेबल बनाओ कि एक दिन में आपको कितना करना है, और उनके साथ इनको डेली करो। मतलब आपको डेली मैथ्स इकोनॉमिक्स डेली करना ही करना है, उसके लिए अलग से दिन मत निकालो, ये डेली चलेंगे आपके, क्योंकि इसमें आपको दिक्कत आ रही है। और बाकी सब्जेक्ट्स आप चेंज करते रहो, वो आपके टाइम टेबल में आते रहेंगे। ये क्या होता है, तरीका होता है, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि टोटल रिमेनिंग चैप्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल रिमेनिंग डेज। अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है उसको एक्सक्लूड कर दो, उसको इंक्लूड ही मत करो आप, वो डेली करो। तो उससे ये होगा धीरे धीरे करके होने लग जाता है। मैथमेटिक्स के लिए तो पीवाईक्यूज करो, बहुत रिपीट होते हैं एनसीईआरटी से, और इकोनॉमिक्स के लिए तो एक एक टॉपिक आपको करना बहुत जरूरी है, एक एक टॉपिक करो। इकोनॉमिक्स के लिए तो चैट जीपीटी बहुत मदद करता है, क्योंकि उसमें वो गलत आंसर नहीं दे पाता ज़्यादा, कि कैसे इसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, वो आप करो, मदद मिलेगी। क्वेश्चन था भैया इकोनॉमिक्स में वैसे तो मैंने दोनों ही बुक्स कर ली हैं, लेकिन अब भी एक आधे टॉपिक्स में ऐसा है कि इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। कॉन्फिडेंस तो यहाँ कोई नहीं होगा जो बोलते उसको आ रहा हो, कॉन्फिडेंस तो आता ही नहीं है। मतलब लिटरली एक बच्चा यहाँ भी बोल दे कि भैया पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो
मुझे ही नहीं आता था भाई, किसी को नहीं आता है। वो धीरे धीरे जब आप सैंपल पेपर करते हो, एग्जाम देते हो, आखिरी दिन तक नहीं लगेगा आपको। जब आप एग्जाम दे दोगे, जब फुर्सत हो जाएगी ना, तभी अच्छा लगता है कि हाँ चलो एग्जाम हो गया। तो उसको मैंने जो अगले पॉइंट लिखे, मैंने ये बताया हुआ है कि टेक द रिस्क, मतलब वो दिमाग में वो थॉट्स को हैवी मत होने दो, वो नहीं तो फिर ना परेशान करते हैं, वो रहते हैं। अच्छा, अब 1 मिनट, मेरे आखिरी 2-3 पॉइंट बचे, फिर मैं आप लोगों के आखिरी क्वेश्चंस लूंगा। टाइम मैनेजमेंट पे हमने बात ही नहीं करी है, राइट? अच्छा, आप लोग में से कोई ऐसा है जिसको ऐसा लगता है वो बहुत प्रोडक्टिव है और वो शेयर करना चाहे कि उसने ऐसा क्या करा जिससे वो प्रोडक्टिव हो गया? कोई ऐसा हमारे बीच? अरे कोई तो होगा भाई। भैया मैं हूँ। बोलिए बोलिए। यस भैया मैंने ये फोन डिस्ट्रैक्शन को कट ऑफ करने के लिए यहाँ पे सेकंड स्पेस बोल के, एमआई पे जो Xiaomi के फोन है, ठीक है, तो वहाँ पे सेकंड स्पेस बोल के एक ऐप है, वो साइड है, मीन्स दूसरा स्पेस क्रिएट कर देता है। तो वहाँ पे ओनली मेरा यूट्यूब ओनली है और सब जो भी एप्स वगैरह है वो डिसेबल करके रख दिया हूँ। तो जब भी एक्सप्लेनेशन देखना हो तो मैं वहां से देख सकता हूँ, और वहाँ पे चैट जीपीटी भी है, तो कोई समझ में नहीं आया तो चैट जीपीटी में देखता हूँ और यूट्यूब में भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देख लेता हूँ। और मेरा उस जो भी सेकंड स्पेस में है कि विजिट है, जैसे कि मेरा 13 फरवरी को जो एग्जाम है उसके लिए मेरे लिए आवर्स कितने बाकी हैं और डे कितने बाकी है, तो मुझे दिखता रहता है कि हाँ अभी मुझे पढ़ना होगा, नहीं तो कोई मुझे सेव नहीं कर पाएगा। और एक फोकस मोड भी है मेरे फर्स्ट जो स्पेस है उसमें। मैं देखो जैसे कि गूगल्स वगैरह में, यहाँ पे क्रोम वगैरह में मुझे सोर्स देखने पड़ते हैं कि ये वगैरह डेट्स ये है कि नहीं। एनसीईआरटी में कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है, तो उसको भी देखने के लिए सर्च कर लेता हूँ, तब फोकस मोड ऑन कर देता हूँ। मीन्स डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है। देखो, इनने यहाँ पर 3 पॉइंट्स रखे जो बहुत, इसके बाद आप लोग बताना, 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। पहला पॉइंट निकल कर आता है कि इन्होंने एक अलग से फोन में स्पेस बना लिया जहां पर इनको सोशल मीडिया वगैरह देखने को नहीं मिलता। मुझे आज याद आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 27 सितंबर को मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो अपलोड करी थी जहां पर मैंने बोला था इंस्टाग्राम इंस्टॉल करते हैं अपन। मैंने भी उसी दिन करा था। अब देखो, होता यह है कि मैंने इंस्टाग्राम पहले भी बहुत बार अनइंस्टॉल करा हुआ है, लेकिन कुछ समय बाद जब फ्री है तो ओपन कर लिया। तो देखो, मैंने ना एक कमिटमेंट दी कि बच्चों के साथ मैं भी कर रहा हूँ, हालांकि हो सकता है कुछ बच्चों ने इंस्टॉल कर लिया हो, मैंने उसी दिन अनइंस्टॉल करा। होता यह है कि अब अगर मेरा मन भी करेगा ना तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है यार कि नहीं करना है। मेरा एक बहुत हाई लेवल कमिटमेंट है बच्चों के लिए कि बच्चों को मैंने बोला है कि आप इंस्टाग्राम नहीं चलाओगे तो मैं नहीं चला सकता। तो जब आप एक कमिटमेंट के साथ, मैं हर वीडियो में देख रहा होगा, आपने नोटिस करा होगा, मैं बोलता हूँ कमेंट में लिखो कि भाई नहीं, बहुत पढ़ना है, टॉपर बनना है, कमिटमेंट बहुत जरूरी है। और देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ, अब सिचुएशन मतलब इतनी बढ़ गई है कि मेरे पास ना इंस्टाग्राम है फोन पे, मतलब मैं ओपन नहीं करता। इंस्टाग्राम है मेरे पास, मैंने इंस्टॉल नहीं करा हुआ है, मैं चाहूँ तो अभी क्लिक कर सकता हूँ, लेकिन ओपन करने का मन नहीं करता। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला, बहुत अच्छा पॉइंट है कि फोकस बहुत जरूरी है, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको करना चाहिए, मैं भी करता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि आपके दिन जा कहाँ से रहे, मतलब आपने एक हफ्ते में क्या करा ये आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया ये आज का दिन अच्छा नहीं गया, ये हफ्ता अच्छा नहीं गया, क्यों नहीं गया नहीं पता, ये हफ्ता बहुत अच्छा गया, क्यों गया नहीं पता। वो आपका मूड डिसाइड नहीं करेगा कि आपका दिन अच्छा गया या बुरा गया, आपने उस दिन क्या एक्शन लिए वो डिसाइड करता है। तो अपने एक्शन को नोट डाउन करना बहुत जरूरी है कॉपी में। और कोई यहाँ पर हमारे प्रोडक्टिव जो बताना चाहे क्या करा? यस गुनगुन। जैसे कि इन्हें बोला कि फोकस मोड जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, उसके अलावा भी जैसे कि हमारा स्क्रीन टाइम होता है, हमें पता ही नहीं चलता कब हम लोग ने इतना ज्यादा फोन चला लिया। तो हर ऐप पे लिमिट जो मैं लगा के रखती हूँ कि मेरे को हर टाइम पे वो ऊपर शो करता है कि 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट इतना यूज कर रही हूँ। उसके अलावा स्क्रीन टाइम एकदम मॉनिटर पे, एकदम उस पे फ्रंट पेज पे मेरा हमेशा ऑन रहता है कि हाँ मैंने ये 5 मिनट यूज कर लिया है, इतना यूज कर लिया है। तो उससे मुझे लगता है कि अरे अरे ज्यादा हो गया, बंद करो। तो ये भी चीजें बहुत सही पॉइंट है भैया। और एक मैंने किया था कि मैंने फोन में एक एंटिटी बोल के एक ऐप है, वो जब भी फोन अनलॉक करने पर आपको एक स्क्रीन पॉपअप होता है कि आपको पूछता है क्यों खोल रहे हो, फोन क्यों खोल रहे हो। तो वहां पे आपको रीजन टाइप करना पड़ेगा कि मैं इसलिए फोन खोल रहा हूँ। तो उससे भी मेरा यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं हो पाता। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। लाइक आपको ना भैया मैंने भी कुछ जी निशु, ये मैंने सोचा था मैं ना अपने दिसंबर के मंथ को ना पूरा एक डायरी फॉर्म में करूंगी, जैसे बाद में मैं देखूं तो नॉस्टैल्जिक फील हो जाए। मैंने ही पूरे दिसंबर का किया था ऐसे, जैसे यहाँ तो मेरी ये तो टू डू लिस्ट है ये मेरी पूरी। फिर उसके नीचे हाउ आई एम, मैं कैसी हूँ, मैं क्यों पढ़ रही हूँ, और कैसे हाउ वाज माय डे, और एक स्टडी आवर की कितना स्टडी आवर था,
और नीचे एक कोट। वाह, ये पूरे दिसंबर का मैं आपको वीडियो भेजूंगी मुझे टेलीग्राम आप पे वीडियो भेजना, बनाने मैं को। शेयर करूंगा। ये देखो, इससे ना हाँ कितना मतलब आप सोचो, आप एक महीना रिफ्लेक्ट करते हो तो कितना सीखने को मिलता है कि क्या आपने करा, कैसे करा। कल और ही हम भैया मेरे पास पूरे पूरे 2024 का हर मंथ वाइज का है कि मंथ में क्या क्या हुआ था, वाह, पूरे मंथ का मैं आपको पूरा भेजूंगी। आप मुझे नवंबर वीडियो का बना है। के भेजना प्लीज। ये हाँ तो मतलब और पीक भैया प्रोडक्टिविटी की, ये आप बिल्कुल एक एक दिन मॉनिटर ये कर दो रहे क्वेश्चन और थे मेरे। हैं। ये जैसे अभी जो न्यू एनसीईआरटी बुक्स आई है 2025 काफी चेंज हुआ है, तो आप क्या उसकी एक पीडीएफ बना सकते हो और सब्जेक्ट तो बार बार ना बहुत टाइम ठीक है, मैं कंज्यूम हो पूरी जाता कोशिश है करता हूँ कि मैं सब्जेक्ट। अपडेट्स का एक पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं करवा देता हूँ ये। और भैया जैसा आपने बोला कि भैया प्लीज मेरा एक एक क्वेश्चन। हार्ड सब्जेक्ट और एक इजी सब्जेक्ट को मर्ज कर लो हम्म जनवरी के लिए, फिर कैसे करूं? मतलब मैंने तो अच्छा खासा सोचा 15-15 दिन कर लूंगी, सही रहेगा ये। देखो, अगर आपने सोच लिया और आपको उसमें दिक्कत नहीं है तो आप वो कर सकते हो। बट अगर आपके साथ ऐसा होता है कि यार दिन भर एनर्जी के साथ पढ़ाई नहीं हो पाती है, सुबह मन लगता है फिर धीरे धीरे थक जाते हैं, तो जब मन कर रहा है जब डिफिकल्ट करो, जब मन कम कर रहा है जब इजी कर लो। बाकी आपके ऊपर है, मॉडिफाई कर लो अपने हिसाब से, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है वो। किसी ने यहाँ पर बोला था भैया मेरा भी एक क्वेश्चन है, प्लीज वही क्वेश्चन पूछें, क्योंकि उनका क्वेश्चन शायद अभी तक नहीं आया है। भैया भैया बस मेरे को आखिरी के बेसिकली 3 पॉइंट है। चलो मैं, पूछना हाँ ये था पल्लवी कि आप पूछिए, फिर आखिरी के 3 पॉइंट है, फिर सिर्फ डाउट सेशन रहेगा 10 मिनट का। यस। भैया मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन होता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ये तो दोनों बुक में, वर्ल्ड वाले बुक में भी है, इंडिया वाले में, तो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखना ये पता कैसे चलेगा अगर मे अगर भी एग्जाम में आता है अगर तो? आपके क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली मेंशन्ड है कि ये किस बुक से पूछा गया है, जैसे वो कई बार मेंशन कर देते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताना है या फिर वर्ल्ड में बताना है, तो ठीक है। लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो आप दोनों लिख सकते हो, मिक्स कर सकते हो, मार्क्स नहीं घटेंगे फिर आपके। बट कई बार अच्छा उन लोग मेंशन कर देते हैं, ज्यादातर केसेस में मेंशन कर देते हैं। अब देखो, आखिरी कुछ पॉइंट है, फिर मैं आप लोग से बात करता हूँ। मैं यहाँ पर ना ये बातें नहीं करूंगा कि मतलब मोबाइल वगैरह के डिस्ट्रैक्शन की, आप लोगों को पता है कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने खुद फॉलो करी हैं और ये चीज़ मेरे लिए काम करती है, क्योंकि भाई मैं तो अपने आप को बहुत प्रोडक्टिव मानता हूँ और ये आपको करना चाहिए। देखो, पहला पॉइंट निकल कर आता है शेड्यूलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है कि आपको 3 दिन 4 दिन का शेड्यूल बना के रखना चाहिए। मतलब आपने ये सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं अरे टाइम टेबल वगैरह कुछ भी नहीं होता है, जब मन करे तब पढ़ो। ये बात शेड्यूल बनाने के बाद वैलिड है। आपने शेड्यूल बना लिया, दिन भर आपने पढ़ाई कर ली, उसके बाद अगर आपका फिर से पढ़ाई करने का मन कर रहा है तो कोई भी नहीं रोक रहा है आपको, पढ़ो, बिंदास पढ़ो। लेकिन ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो पढ़ते ही नहीं है। मतलब दिन भर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो और उसके बाद आप बोल रहे हो अरे हमें कोई टाइम टेबल नहीं बनाना है। तो शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है कि सुबह उठकर आप कितने बजे पढ़ने बैठोगे, क्या पढ़ोगे, कब पढ़ोगे, कैसे करोगे। तो ये चीज़ें सुनने में जितनी अच्छी लगती है उतनी होती नहीं है कि टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं है या फिर मत बनाओ। टाइम टेबल बनाओ, लेकिन फ्लेक्सिबल रहो। यही अगला पॉइंट है कि फ्लेक्सिबल रहो। अब ऐसा नहीं है कि आपने सोचा था सुबह उठ के 2 घंटे पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ पाए तो आप रोने लग गए कि अरे भाई आज पढ़ाई नहीं हो पाई। चलता है, एक शेड्यूल दिमाग में होना जरूरी है, लेकिन अगर वो फॉलो नहीं भी हो पाया तो इट्स ओके, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक चीज होती है हैबिट स्टैकिंग। किसी को मतलब पता है इसका? यहाँ पे हैबिट स्टैकिंग मतलब क्या होता है, मैंने बताया हुआ है वीडियोज में, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। भैया मुझे पता है। यस निशु? हैबिट ट्रैकर लाइक? नहीं, ट्रैकिंग नहीं है, स्टैकिंग। सर जैसे हमें मॉर्निंग उठना है 5 PM या मॉर्निंग उठना है कि उसे उठने की हैबिट को एक चीज से अपना Exactly. उसे कनेक्ट कर लो, हाँ। लाइक कि नोट्स सर डेट इकोनॉमिक्स रिवाइज के लिए करनी है। आपने कुछ एमसीक्यूज की नहीं। सीरीज निकाली थी? हाँ निकाली थी शिफा, एमसीक्यू सीरीज आई थी, एकदम सही है। स्टैकिंग मतलब क्या होता है, हर किसी की लाइफ में कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो फिक्स्ड है, राइट? आप सुबह उठते ही उठते हो, कुछ लोग सुबह उठ के चाय पीते ही होंगे, ब्रश आप करते ही होगे, हो सकता है वॉक पे जाते हो। हर किसी की कोई ना कोई हैबिट तो फिक्स रहती है। हो सकता है स्कूल से आके आप नैप लेते होगे। कुछ ना कुछ दिन में 2-3 काम ऐसे होंगे जो आप करते ही करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपकी मतलब लाइफ का पार्ट बन चुके हैं। हैबिट स्टैकिंग का मतलब क्या होता है, आप उसके साथ किसी और हैबिट को लिंक कर देते हो। लिंक करने का मतलब क्या होता है कि मैंने सुबह उठ के चाय पी, चाय पीने के तुरंत बाद मुझे रिवीजन करना है, ये आपने हैबिट बना ली। तो जैसे ही आप चाय पियोगे ना, ट्रिगर बन जाता है कि क्लिक हुआ कि यार मुझे चाय पीने के बाद रिवीजन करना है, तो अब वो आदत में बन जाता है। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो तो इसको फॉलो करो। अगर कोई भी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि नहीं आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो उसको लिंक करो उन चीजों के साथ जो आप डेली लेवल पे कर रहे हो। भैया वो मेरी हैबिट ही है, एक तो ये मैप रिवाइज करना, ये आपने ही शेयर किया था। ये देखो, और जो आपने ये डेट्स का पॉलिटिकल साइंस की शेयर करी थी 7-9 पेज की,
वो प्रिंट कर रखा है, ये रिवाइज करती हूँ। ये देखो, ये एफर्ट्स अगर आप लोग दोगे ना यार तो फिर मन लगता है, ये देख के बहुत अच्छा लगता है, ये करना चाहिए। और फिर इसमें आखिरी पॉइंट मेरा, फिर मैं आप लोग के क्वेश्चन लूंगा, और वो ये है कि भैया प्लीज एक बार ये आज दोबारा सेंड कर देना, मुझे मिला नहीं था। मैं कर दूंगा। ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, देखता हूँ कोई आंसर कर पाता है। ये आपके साथ होता है ना, पढ़ाई करने का मन नहीं करता, लेकिन आपकी पहचान में कोई ना कोई ऐसा होगा जो कभी ये नहीं बोलता होगा कि उसका पढ़ाई करने का मन नहीं करता। और ये मत बोलना कि भैया वो टॉपर इसलिए उसका मन करता है, कुछ तो रीजन होगा कि उसका ऐसा 100% भैया। मेन बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे कभी कभी मेरा भी डिमोटिवेट फील होता है कि लाइक आज दिन अच्छा नहीं गया, नहीं कर पाएंगे, बट कोई एक ऐसा फ्रेंड कांटेक्ट में रहता है, बोलता है भाई आज मस्त गया, मैंने फोड़ा। और बट वो सबके सामने ऐसा बोलता है कि लाइक मैं करा नहीं हूँ, कुछ नहीं, वो ऐसा पोर्ट्रे करेगा कि मैंने कुछ किया नहीं है, बट बैक एंड पे सबको मतलब एकदम मक्खन लगाता रहता है कि भाई नहीं हो पा रहा है। मैंने यूजुअली देखा है कि होता है कि मेरे तो हफ्ता हफ्ता डिमोटिवेट चला जाता है। क्या रीजन है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। ये तो मुझे पता है आप लोग का मन नहीं करता है, बट जिनका करता है क्यों करता है, क्या रीजन है? कुछ तो रीजन है। सोशल मीडिया में इंटरेस्ट नहीं है अपने फ्यूचर के बारे में। हम स्टार्ट नहीं करते, ये भी एक वैलिड रीजन है। बट ये किसने बोला वाई वाला आंसर किसका था? ये वाई जिसने बोला अभी, पल्लवी आपने बोला क्या? राइट, मैंने बोला कि वो लोग फोकस्ड होते हैं अपने गोल के लिए, क्योंकि लाइक वो इतना डिस्ट्रैक्ट हो चुका है इस जर्नी में कि उसको याद ही नहीं कि उसने स्टार्ट क्यों किया। बहुत वैलिड पॉइंट, बहुत वैलिड पॉइंट है ये। आप मतलब आपको पता है मुझे बुक्स पढ़ने की बहुत आदत है, मैं वीडियोस देखता रहता हूँ। जब आप बहुत कोर में ये चले जाते हैं ना कि प्रोडक्टिव कैसे होते हैं या कैसे लाइफ में कुछ करते हैं, सिर्फ एक ही चीज निकल कर आती है, वाई। हर वो बच्चा जिसका वाई क्लियर है कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसको ये चीजें परेशान नहीं करती। अगर आपको लगता है कि भाई जो टॉपर है उसका तो ऐसा नहीं होता होगा कभी कि उसका मन नहीं कर रहा, आप गलत हैं। उसके साथ भी ऐसा होता है, उसका पढ़ने का मन नहीं करता, उसके साथ भी प्रॉब्लम्स आती हैं। हमें दूसरों की लाइफ अच्छी लगती है, लेकिन जरूरी नहीं है सबकी लाइफ अच्छी हो, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं। लेकिन फिर भी वो बच्चा सुबह उठ के पढ़ता है, मेहनत करता है, क्योंकि उसका वाई बहुत क्लियर है। तो अपना वाई क्लियर करो कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ये रीजन क्लियर होना बहुत 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 जरूरी है कि भाई कुछ भी कर रहे हो क्यों कर रहे हो। यस, पर भैया ऐसा होता है ना कि अपना रीजन मतलब वाई क्लियर है, बट देन ऑल्सो अच्छा नहीं, मतलब मन नहीं करता ऐसा। अगर आपका वाई क्लियर है तो चीज नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया वाई क्लियर है लेकिन फिर भी हो रहा है, तो आपका वाई या तो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है या फिर क्लियर नहीं है। अगर देखो किसी का वाई ऐसा है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल से ऐसे बात कर रहा हूँ। कुछ बच्चे बोलते हैं भैया हमारा वाई है कि बस पास होना है, फिर मन नहीं करेगा आपका पढ़ाई करने का। वाई बड़ा होना चाहिए, मतलब वाई आपका इतना बड़ा होना चाहिए कि उसको पूरा आप कर ही ना पाओ, तब फिर वो आग आती है अंदर से। आपको पता है आप कितना भी कर लोगे नहीं हो पाएगा। जब वो आपका वाई रहता है ना तो फिर आप मेहनत करते हो। वो वाई बहुत जरूरी है। यस भैया, जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, जैसे कि आपने बोला कि वाई क्लियर, वो मतलब बहुत सारे लोग, सब लोग ऐसे होते हैं कि वाई क्लियर होता है, बट उसके साथ साथ एक चीज और होती है कि जब हम लोग को ज्यादा फैसिलिटीज मिलते हैं, मतलब सारा टाइम फ्री, मतलब पेरेंट्स सिर्फ पढ़ने को छोड़ देते हैं, तो मतलब हम लोग का ऐसा रहता है कि अब जब ज्यादा ओवर फ्री टाइम मिलता है ना कि सब कुछ एकदम उसी जगह पे मिल रहा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतने ज्यादा फ्री हो जाते हैं तो फालतू चीजों में अटकने लगते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, वो उसको मतलब इस टाइम पे उसकी मम्मी की तबीयत खराब रहती है, तो वो सारा काम करती है, तो उसके पास जितना टाइम बचता है तो वो कहती है हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम फोन यूज करें, तो वो बोलते हैं कि हमें सिर्फ उसी में अटकना पड़ता है। आई थिंक वो भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी सिचुएशन लाइक मुझसे तो शेयर करते हैं वो, राइट, बाकी बच्चों को पता हो चाहे ना हो। ऐसे सिचुएशन वाले बच्चे, मतलब जहाँ बहुत सारे लोग क्विट कर दें वो वहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। ये तो फैक्ट है। जब आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं और आप इसका ना एक बहुत बड़ा तरीका है इसे डील करने का, वो ये है कि अब ये तो नहीं कर सकते कि आप घर छोड़ के चले जाओगे, बाहर झोपड़ी में रहने लगोगे। इसका तरीका ये है कि आप ग्रेटफुल रहो। मतलब आपको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि जो चीज़ें आपको मिली हैं तो आप बहुत किस्मत वाले हो, राइट। मतलब अगर आज आप बैठ कर ये गूगल मीट अटेंड कर पा रहे हो तो आप किस्मत वाले हो। तो अगर आपको ये क्लियर रहता है कि आप किस्मत वाले हो तो आप उस किस्मत को बर्बाद नहीं करते। मतलब अगर मैं बोल दूं कि आज आपके पास आखिरी दिन है तो आप एंजॉय करोगे ना। तो जब आपको क्लियर रहता है कि फैसिलिटी सबको नहीं मिलती है तो आप ग्रेटफुल रहते हो और उसकी कदर करते हो। कदर करना बहुत जरूरी है, ये रहता है। एक लास्ट क्वेश्चन था। यस भैया, लेकिन कभी होता है भैया, कभी होता है कि टीचर्स, हम अपने मन को बड़ा बना लेते कि हम ग्रेटफुल हैं चीजों के लिए, भले ही कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में चलता रहता है, लेकिन कभी स्कूल जाते तो कुछ टीचर्स हमें मतलब कभी ना कभी डिमोटिवेट कर देते हैं, या जैसे पर्सनल पे बोले कि कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई एक टीचर के साथ,
जैसे कि मैं ब्राइट बूमर्स में आई थी, हमारे स्कूल ने डिवाइड कर दिया था बच्चों को कि ब्राइट बूमर्स और स्लो बूमर्स, तो मेरा नाम ब्राइट बूमर्स में था, बट मेरी क्लास टीचर ने कहा कि मुझे तुम पे थोड़ा डाउट है, तो अब मैं उनके सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा एफर्ट करती हूँ, बट कभी उनसे ये सब बातें सुन लेते हैं तो फिर एकदम हो जाते हैं कि डिमोटिवेट हो जाते हैं बहुत ब्राइट ज्यादा। और ब्राइट उसको और दूसरा क्या नाम था? ब्राइट बूमर्स और स्लो बूमर। तो स्लो तो बूमर्स मतलब ये तो करके टीचर ने थे। खुद को कैटेगरी में डाला ना कि किन बच्चों को मैं आगे बढ़ा पाया और किन को नहीं बढ़ा पाया, तो ये तो टीचर अपनी कैटेगरी बना रहा है भाई, बच्चों की कैटेगरी नहीं है, वेल सेड भैया, ना? वेल सेड। तो बच्चे की कैटेगरी नहीं है ये, भैया पर्सपेक्टिव बहुत मैटर करता है। देखो एक ना बहुत अच्छी एक आ रहा हूँ मैं पल्लवी क्या? आपके क्वेश्चन पे, एक बहुत अच्छा पॉइंट था कि आज कोई आपको कुछ ऐसा बोल के चले जाए जो सुन के आपका दिल टूट जाए, लेकिन वो आपको ऐसी लैंग्वेज में बोले जो लैंग्वेज आपसे आती ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप तो हंस कुछ रहे नहीं होगे होगा। कि यार ये तो क्या ऊपर पढ़ से रहा है, ऐसा- समझ में नहीं आएगा आपको। तो इससे एक चीज क्लियर होती है कि लोगों के बोलने से हम फर्क नहीं थैंक यू पड़ता, बोल देंगे। वो चीज हमारे ब्रेन में हमें क्या क्लिक करवाती है उससे फर्क पड़ता है। तो जब आप बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर हो जाते हो, आप जैसे अभी कोई अभी माइक ऑन करके बोलते भैया बोर हो गए, तो मैं बोलूंगा यार आपको और ध्यान से सुनना चाहिए था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई एम सो सॉरी, मुझे और अच्छे से बोलना चाहिए था, मुझे मालूम है मैं सही बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा कि यार आपको थोड़ा और अच्छे से सुनना चाहिए था। तो सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलते। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है कि मैं ही बेस्ट हूँ। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, नहीं मैंने अपना बेस्ट दिया। तो लोग तो बोलते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा लोग आपको नहीं बोलेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा वो रहो कि भाई, और थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करो। मैं बोल रहा हूँ ना, वो तो आपको टीचर का है, बोला आपको तो मन में सोचना चाहिए यार बताओ ये टीचर कितना बेकार है कि एक बच्चे को और इसको ब्राइट में डालना चाहिए तो ये तो दूसरी तरफ डाल रहा है। तो टीचर की कमी है, आपकी थोड़ी है। भैया एक लास्ट भैया क्वेश्चन मेरा भी था। क्वेश्चन है। भैया क्वेश्चन था। कोई ऐसा जिसने भैया अभी तक जैसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा तो पहले वो पूछे, और फिर अगर टाइम बचता है तो वो भैया पूछेंगे जो पूछ चुके हैं। यस हमारा आशुतोष। कुछ नहीं। यस यस। भैया बेसिकली मैं एक सिचुएशन बता दे रहा हूँ कि आप लोग जो मेरे एक साल सीनियर पास हुए, एक का हैंड फ्रैक्चर हुआ था, मैंने उसका एज अ राइटर बोर्ड लिख कर आया हूँ। मेन चीज मेरी एग्जाम फेयर खत्म है, बढ़िया, सामने बोर्ड पेपर रखे हुए उन्हीं के, अच्छा। ले रखा है, मैंने पूरा सॉल्व किया, सब कुछ किया, मतलब ही गॉट 75%। लाइक उनका अगर आपको मैं सीधा सिचुएशन बताऊं, आप गोदाम भाई को जान रहे हैं, आई एम उनका जूनियर रह चुका हूँ, उन्हीं के कलीग थे, उनका मैं पेपर लिखा हूँ, ही वाज लाइक कि कुछ नहीं आता, एंड आई राइट माय देयर पेपर ऑन माय बेसिस, ऑन माय नॉलेज ईच एंड एवरीथिंग। लाइक ऐसा था कि पास कराना उनको, सिर्फ स्कूल कभी कभी ऐसा करती है, एंड दे जस्ट सेंड मी टू देयर कि लाइक कर गया भाई अपने हिसाब से। आई वाज लाइक मेरे फाइनल एग्जाम्स स्टेक पर थे 11th में, मैं सब कुछ किया, सेक्रीफाइस किया, सब कुछ किया, जस्ट गो फॉर इट। मतलब मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, बस फंसना पक्का है सीरीज देखी एक दिन पहले रात में, अगले दिन बोर्ड एग्जाम्स है, भगवान का नाम लेकर जाकर देखी चला आया हूँ मैं, एंड ही जस्ट गॉट 75% एंड ही वाज नाउ इन BHU। गजब यार। आई वाज लाइक, मेरा अभी भी ये दिक्कत बस ये की है कि लाइक सब कुछ मैंने कर लिया है, सैंपल पेपर, ये जो बोर्ड पेपर, इसको मैंने 3-3 बार सॉल्व कर लिया, सब कुछ एवरीथिंग। लाइक 3 आवर्स का टाइम होता है, तो आई लाइक मेरा पेपर एंड 2 आवर 45 मिनट्स में एग्जैक्ट खत्म हो जाता है। हाँ ठीक है, आई गॉट एवरीथिंग, बट जस्ट अ थिंग कि मेरे अंदर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं क्या कुछ लैक कर रहा हूँ, या फिर मैं कॉन्फिडेंस ऐसा है कि मैं कुछ परफेक्ट तो नहीं कर पा रहा हूँ, कि लाइक छूट तो नहीं रहा है कुछ, ऐसा भी सेल्फ डाउट है। अच्छा रहता है, थोड़ा डाउट होना चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस कम रहता है तब तो मेहनत होती है। अब अगर आपको लगने सब बन रहा है तब तो सोने लगोगे कि यार अब कौन पढ़ रहा है। थोड़ा रहना चाहिए, वो अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, और आपने तो यार बहुत अच्छा किसी की मदद कर दी, और क्या हो सकता है। कैप, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ प्लीज पूछिए आपका क्वेश्चन। वो बच्चे जिनका कोई क्वेश्चन नहीं हुआ पहले वो पूछे प्लीज। भैया मेरा क्वेश्चन ये है कि भैया मेरा 6 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस में भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मतलब यूट्यूब का लेक्चर देख रहे हैं, AI से मतलब नोट जनरेट करवा के वो भी पढ़ रहे हैं, बट प्रोग्रामिंग बहुत अटक रहा है मेरा। यार कंप्यूटर साइंस में मैं बहुत मदद तो आपकी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है वो बोलते हैं लोग क्वेश्चन बैंक को यूज़ करते हैं, उससे उनको मदद मिलती है, एटलीस्ट उनको आइडिया लगता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। और बेस तो आपको क्लियर वीडियोस के थ्रू ही करना पड़ेगा, बट हाँ उन लोग PYQs रिफ्रेशर यूज़ करते हैं, उससे उनको मदद मिलती है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये आप एक बार जरूर से ट्राई करके देखना, बट मैं IP और CS में बहुत मदद नहीं कर पाऊंगा। और भैया एक और चीज है कि फिजिकल एजुकेशन है, जो फिजिकल एजुकेशन का मतलब जो योगा का पार्ट है और जो हम लोग का प्रैक्टिकल फाइल है, उसमें से मतलब आप तो प्रैक्टिकल एग्जाम दे चुके होंगे तो आपको कुछ आइडिया होगा मतलब कैसे टाइप के क्वेश्चंस और कैसे टाइप के हम लोग को पूछे जाते हैं। यार मोस्टली में सिलेबस से भी पूछ लेते हैं और आपकी प्रैक्टिकल फाइल से भी पूछ लेते हैं। प्रैक्टिकल फाइल में एक स्पोर्ट आपने सेलेक्ट करा होगा, राइट, अपने हिसाब का 2 स्पोर्ट्स हम सिलेक्ट करते हैं उसमें, एक आपने खुद सिलेक्ट करा होगा, एक फुटबॉल। उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आप बताओ कितने प्लेयर खेलते हैं,
कितना लेंथ रहता है, क्या जो भी उसके फीचर्स हैं, फील्ड फीचर्स वो पूछते हैं। बाकी नॉक नीज क्या होता है, बोल एक्स क्या होता है, कोई आसन बताओ। तो कुल मिला के दोनों को मिक्स करके पूछते हैं पी में और दोनों भैया रहते हैं। ज्योग्राफी का ज्योग्राफी में आपकी फाइल ज्योग्राफी रहता है, का आप चैनल पे सर्च करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए, जो प्रैक्टिकल फाइल है उससे क्वेश्चन पूछते हैं। जब आपसे वो नहीं बनता है तो फिर वो अच्छा चैप्टर वगैरह से पूछ लेते हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में बाकी हर एक सब्जेक्ट में आपकी फाइल से ही पूछते हैं। भैया हमसे तो जियो में और भैया सबसे जो एक ही फाइल इकोनॉमिक्स बनवाई है। तो लास्ट तक सोशल की स्ट्रैटेजी बता सकते हो आप? सोशियोलॉजी की स्ट्रेटेजी डली हुई है चैनल पे, प्लीज आप सर्च करना सोशियोलॉजी स्ट्रेटेजी बाय द ट्विन ब्रोस, आपको मिल जाएगी मेरी स्ट्रेटेजी। और भैया मेरा एक और चीज आपको बताना है कि मतलब आप जो इंस्टाग्राम चलाने को मना करते हो, मतलब मैं तो देखिए मैं टेक के ऊपर बहुत कुछ रिसर्च करता रहता हूँ, तो मतलब इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ही मैंने ऐसा चेंज कर लिया है कि मेरे को सिर्फ एजुकेशन कंटेंट ही सजेस्टिंग में आता है। तो उसी से मेरा मतलब एआई टूल्स यूज करके मेरा बहुत मतलब प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइजेशन हो जाता है मेरा। इसमें बस एक चीज मोस्टली याद रखना, ये किसी ने मेरे साथ टिप शेयर करी थी और मेरे बहुत काम करी, कि कई बार हमें लगता है हम प्रोडक्टिव हो रहे हैं लेकिन उस समय हम सिर्फ प्रोडक्टिव पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप दिन भर सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हो, मैं बोलता हूँ, तो आप बोलोगे यार क्या दिन गया आज, है ना, कि यार आज तो ये भी सीखा वो भी सीखा, लेकिन अगर लाइफ में कुछ नहीं करे तो काम नहीं। जिम जाते हो आप जिम जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि दुनिया जीत लिया आपने, तो नहीं जीती है, क्योंकि जिम के साथ अगर आप कुछ और नहीं कर रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि सीखने के बाद आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं सिर्फ सीख रहे हो तो उसको थोड़ा सा बस लिमिट कर देना, बाकी सही है। हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती, आप सही यूज कर रहे हो तो सही है। अनन्या आपके कोई क्वेश्चन प्लीज पूछिए। भैया मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक हिस्ट्री के रिवीजन के लिए हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए? जैसे जब मैं हिस्ट्री का रिवीजन करती हूँ तो पूरा हाफ अ डे निकल जाता है। नहीं, इतना टाइम नहीं लगेगा, फंसना पक्का है सेम प्रॉब्लम। और रैपिड रिवीजन करो, बस दो चीज। ओके सर। और भैया एक और चीज आपसे पूछना मेरा नहीं हुआ। हेलो भैया। हाँ क्या बोलिए। हाँ भैया बोल रहा था कि हम लोग का जो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है, इकोनॉमिक्स में मैक्रो है और इंडियन इकोनॉमिक्स है, वहाँ पे मतलब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, पर आपका जो मतलब मैक्रो से जो आपका सम्स और ग्राफ्स है वो सब मतलब याद नहीं हो रहा। और पॉलिटिकल साइंस में भी सेम ही, और ज्योग्राफी में भी आपका जो मैथ्स का बेसिस में और जो डेटा है वो मतलब ग्राफ करने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है। देखो उसका क्या न्यूमेरिकल में किया तो जाए? चैनल पर ट्रिक वाली वीडियो मैंने डाली है, वो ट्रिक वाली वीडियो आप देखना, सर्च कर लेना ट्रिक्स वीडियो इकोनॉमिक्स बाय द ट्विन ब्रोस, आपको मिल जाएगी। रही बात मैप्स की और अच्छा। बाकी चीजों की, ग्राफ की प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन, और कोई तरीका नहीं है। डेटा याद करने का, ग्राफ याद करने का, मैप याद करने का सिर्फ एक ही तरीका, रिवीजन, और कोई तरीका नहीं आता है। रिवीजन करो। और भैया एक और हाँ एक और बात है, जो हम लोग का जो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है हम लोग का क्लास 12 में, वो तो बहुत ही कॉमन चीज है। मतलब इसे हम लोग कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ मतलब कम टाइम में कैसे खत्म कर सकते हैं? वन शॉट तो देख लिया, नोट्स भी बना लिया, और क्वेश्चन फ्रेमिंग के टाइम में मतलब आंसर फ्रेमिंग के टाइम डिफिकल्टीज होती है, तो उसके टाइम क्या किया जाए? शॉर्ट नोट्स से ही रिवीजन करना बहुत जरूरी है। जब आपको पॉइंट्स दिखते हैं, अभी मेरे पास है नहीं, मैं आपको शो करता, चलो मैं टेलीग्राम पर हमारे प्रीमियम नोट्स के सैंपल डालूंगा, आप नोटिस करना हमने गैप कर करके पॉइंट डाले हैं, राइट, पॉइंट। जब पॉइंट्स हम बार बार देख लेते हैं ना तो यहाँ बैठ जाता है कि भाई कैसे पॉइंट्स बनाने हैं, तो टाइम कम लगता है। और रिवीजन में सिर्फ लिमिटेड चीजें करो, सब कुछ करने की जरूरत नहीं, फंसना पक्का कर रहे हो, रैपिड रिवीजन कर रहे हो, इनफ है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है भैया। और बोर्ड एग्जाम के टाइम हम लोग के टीचर हमेशा सजेस्ट करते हैं कि जब भी हो तुम लोग बड़े आंसर लिखो छोटे आंसर लिखो, फर्क नहीं पड़ता, हमेशा अंडरलाइन करके आओ मेन कॉन्सेप्ट और मेन कीवर्ड्स। मतलब वो कितना वैलिड है थोड़ा आप बता देते तो अंडरलाइन अच्छा करना होता। इंपॉर्टेंट है, लेकिन आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर सही होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता है, अच्छा मेरा हर भैया। मीटिंग में टीचर से ओपिनियन एकदम अलग निकल जाता है। आप लोग भी बोलते हो कि भैया अलग ही बोलते हैं, लेकिन जाने कि टीचर कुछ भी बोल रहे हैं आजकल, मैं क्या करूं। और कोई ऐसा जिससे इधर कोई क्वेश्चन ना पूछा हो, आखिरी का कुछ क्वेश्चन? हमारे स्कूल के जो टीचर है ना, अश्विन रुको, मैं आप लोग हैंड रेज करो, मैं देख लेता हूँ जिसने क्वेश्चन नहीं पूछे। अश्विन पूछिए पहले, आपका क्वेश्चन पूछिए। मेरा क्वेश्चन हैंड राइटिंग को लेकर, मेरे टाइम कम है, हैंड राइटिंग कैसे इम्प्रूव करूं मैं? यार देखो, बहुत कम टाइम में हैंड राइटिंग तो इंप्रूव नहीं होती है, लेकिन एक काम ये करना, एक कॉपी में ना ए से जेड तक पूरे लेटर्स लिखना, ठीक है। अगर आप कर्सिव लिखते हो तो कर्सिव में लिखना, नहीं लिखते तो वैसे में लिखना। और लिखने के बाद अपने घर में किसी से बोलना कि इसमें क्या कोई ऐसा लेटर है जो समझ में नहीं आ रहा, या कोई ऐसा लेटर है जो एकदम सेम लग रहा है, जैसे ए ओ एन एम। अगर आपको ऐसे लेटर निकल कर आते हैं जो एकदम सेम या समझ में नहीं आ रहा, बस उनको ठीक कर लो। वही लेटर आपके आंसर को समझने में डिफिकल्ट बनाते हैं। जैसे अभी एक कॉपी आई थी किसी की सैंपल पेपर के साथ, उनका ए और ओ सेम था, सेम। अब पढ़ो तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार, ए के बदले ओ दिख रहा है, ओ के बदले ए दिख रहा है, तो बस उसको ठीक कर लो बस। और स्पेसिंग थोड़ा बढ़ा दो, स्पेसिंग कर लोगे दिक्कत नहीं होगी। भैया मेरा भी डाउट है। भैया मेरा भी डाउट है। निशा आप पूछिए, निशा फिर डिज्नी आप पूछिए।
भैया हिस्ट्री और पॉल का सीयूईटी देने के लिए कहाँ से प्रिपेयर करें? चैनल पर पूरी एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं। इसके बाद हमारी लाइव क्लासेस में भी हम लॉन्च करेंगे। हमारी एमसीक्यू सीरीज आई हुई है पूरी, और जो बुक्स वगैरह आएंगी वो भी रिकमेंड कर दूंगा। बोर्ड होने दीजिए, सब बताऊंगा मैं स्ट्रेटेजी वीडियोस में आप लोगों को। अभी और आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करूं? अभी के लिए लिख लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा यार। आप लिखो अपने आंसर को, क्वेश्चन बैंक से मैच करो, सैंपल पेपर से मैच करो, सही है गलत है मार्किंग स्कीम से मैच करो, टाइमर लगाओ कि टाइम पे हो रहा है नहीं हो रहा। प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चैनल पर वीडियो भी है। मेरे टीचर्स ये बोल रहे हैं कि आप कोई भी एक चैप्टर लो, उसमें से 2-2 क्वेश्चन की तैयारी आप रोज करो, तब भी हो जाएगा। हाँ हो जाता तो है। क्या ये सही है, बहुत सारे आंसर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप दिन में 2-2 3-3 आंसर भी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो हो जाएगा। क्लास बस अब 10 मिनट और चलेगी। संगीता, आपने भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन उससे पहले किसी और ने हैंड रेस करा हुआ था, वो पूछे। ये बस एक क्वेश्चन। आप पल्लवी, भैया मेरा एक मिनट। कुशाग्र, आपने नहीं पूछा, पूछिए। कुशाग्र, आपका क्वेश्चन। डिज्नी, आपका क्वेश्चन। आप दोनों पूछे, आप लोगों ने एक भी नहीं पूछा अभी तक। हाँ भैया मैंने भी नहीं पूछा। ठीक है रेनू, फिर आप पूछिएगा। भैया मैं आ रहा हूँ। डिज्नी पूछिए। भैया मैं ये बोल रही थी कि हिस्ट्री में जो हमारा लास्ट चैप्टर है, फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें लीडर्स के बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने स्पीच दिया है, तो हमें सारे एग्जैक्ट याद करने होते हैं आंसर्स के लिए? नहीं, स्टेटमेंट पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। एमसीक्यू आ सकता है, तो स्टेटमेंट पता होना चाहिए। लेकिन जैसे से गौतम बुद्ध का दिया हुआ है एनसीईआरटी में, राइट, उनके आखिरी वर्ड्स क्या थे, तो अगर वो आप आंसर में लिख देते हो तो इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा, मैंने चैप्टर 6 मार्क्स के होते हैं ना, जैसे ये चैप्टर इतने मार्क्स का आएगा, तो हमें सारे चैप्टर्स में इक्वल एफर्ट्स डालने की जरूरत थोड़ी है। जैसे पोल साइंस में इन्वायरमेंट वाला चैप्टर 8 मार्क्स का है, बाकी है 6 मार्क्स के, प्लान डेवलपमेंट वाला 2 मार्क्स का है, तो हमें उस हिसाब से पढ़ना चाहिए ना। बिल्कुल आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी अपना चाहिए। डिज्नी, आप कंटिन्यू करिए, क्या बोल रही थी आप? देव भैया ने क्या बोला आपसे? देव भैया से पूछा था, तो वो बता रहे थे कि मेन जो है वो आपको याद रखनी चाहिए, जैसे लैंग्वेज वाला हो गया वो सब। तो फिर इसलिए मैं आपको पूछ रही थी कि सारे देव भैया और मेरे बीच में क्लैश करवा रही है डिज्नी। आप नहीं, सही बोल रहे हैं। वो नहीं आते, वो देव भैया से पूछे एमसीक्यूज आते हैं, बट ये होता है कि थोड़ा आंसर में लिख दो ना, इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है। देव भैया भी, हम लोग क्या करते हैं, देव और में जब 12th में पढ़ते थे ना, तो ऐसी लाइंस जो अपने को पता है यार ये तो थोड़ी मतलब हाईलाइट करेंगी आंसर शीट को, उनको याद कर लेते थे। अब गौतम बुद्ध का मुझे याद नहीं, लेकिन ऑन टू लाइट करके कुछ उनका था जो उस समय था। देखा, मुझे अभी भी हल्का याद है क्योंकि मैंने रट लिया था उसको। मैंने यार ये आगे अगर तो लिख के आऊंगा मैं। तो वो आप कर सकते हो, कुछ 2-3 स्टेटमेंट ऐसे याद कर सकते हो, अच्छा रहता है। भैया एक डाउट था। 1 मिनट, कोई ऐसा, पल्लवी मैं आ रहा हूँ आपके पास। कोई नहीं, कोई ऐसा। निकू, आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। आतिफ, आपने नहीं पूछा है। रेनू का पूछिए, रेनू का नाम लिया था मैंने। यस रेनू। सर भैया मेरे को ये बात पूछनी है कि जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन या 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन मैं बहुत आराम से लिख लेती हूँ कि मैं बिल्कुल प्रो हूँ पोल साइंस और ज्योग्राफी में। पर जब बात हिस्ट्री की आ रही है ना आजकल, मतलब पहले भी हिस्ट्री में पढ़ लेती हूँ, मतलब मैंने तीनों बुक बहुत थॉरली बनाए हुए हैं। लिखने में प्रॉब्लम आती है पर आपको 8 मार्क्स में, राइट? हाँ, मतलब जैसे हम पेपर में 8 मार्क्स के क्वेश्चन लिखने बैठेंगे ना, वैसे ही पूरा फ्लैशबैक, मतलब माइंड ही जीरो हो जाएगा, मतलब ब्लैंक हो जाता है मेरा। मैंने अभी ह्यूमैनिटीज के घर वाले चैनल पर एक वीडियो अपलोड करी है प्रो टिप्स की, आप देखना। मैंने उसमें बताया एक पॉइंट, अगर आप लोग ने देखी तो उसमें याद है मैंने एक पॉइंट बताया था कि थोड़ी इमेजिनेशन को यूज करो, राइट? उसमें मैंने बोला था कि कोई भी क्वेश्चन आ रहा है इमेजिनेशन को यूज करो। हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया कि विरूपक्षा टेम्पल का डिस्क्रिप्शन दीजिए। लिटरली मैंने नहीं पढ़ा हुआ था, मैं भूल गया था कि अरे यार ये क्या है। अब मैंने बोला मेरे तो 3 मार्क्स गए, लेकिन मैं बैठा, मैंने यार पूरे चैप्टर में बार बार बताया गया ना विजयनगर चैप्टर में कैसा विजयनगर था, कैसा था, क्या था। मैं बैठा, मैंने बोला मैं कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं लिखूंगा जो सीधा सीधा कट जाए, लेकिन मैं कोई और पॉइंट्स तो लिख सकता हूँ। तो मैंने जो भी चैप्टर में पढ़ा था उससे मैंने 3-4 पॉइंट्स ऐसे बनाए जो हाँ वैलिड थे और मुझे फुल मार्क्स मिले, क्योंकि मेरा आंसर गलत नहीं गया। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन को यूज करना चाहिए हिस्ट्री में कि यार ये क्वेश्चन आया है तो क्या सिचुएशन थी, क्या था, क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, बन जाते हैं पॉइंट्स, मुश्किल नहीं होता है। वैसे हिस्ट्री में आप देखना छोटे छोटे ही पॉइंट्स बनते हैं। तो भैया मेरा भी डाउट है। भैया मेरा कोई ऐसा, बस एक क्वेश्चन। यस पूछिए, एक पूछिए। पूछना था कि जैसे अभी हम लोग डोमेन का तो पढ़ रहे हैं क्योंकि बोर्ड के बाद फिर सीयूईटी देना है, तो क्या अभी लैंग्वेज पेपर पढ़े हैं?
लाइक जो यार इंग्लिश लैंग्वेज है लैंग्वेज उसको अभी फोकस अगर करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा कर लो अच्छा रहता है, टाइम नहीं लगता, इसलिए हम आप ना नोटिस करना, जो भी लाइव क्लासेस वाले बच्चे वो देखेंगे, आज भी एक वीडियो अपलोड होगा, हम जैसे वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं ना, उनका ड्यूरेशन 10-15 मिनट का रखते हैं, क्योंकि एक टॉपिक 10 मिनट में हो जाता है। उसके बाद फिर हम आपको 300-400 क्वेश्चन दे देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। क्या होता है अभी से ना थोड़ा टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, मतलब ये ना हो सिचुएशन बोर्ड एग्जाम का कि आपको कुछ बनता ही नहीं, क्योंकि क्या होता है ये जैसे एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, ये हम आज नहीं पढ़ रहे हैं, हमें बचपन से पढ़ाया गया, लेकिन हम भूल गए है ना, भूल जाते हैं। तो अब वो उनको क्या लेना देना भाई, वो तो यही बोलेंगे ना कि वो तो आपने पढ़ा हुआ है 12 तक। तो थोड़ा थोड़ा मैं बोलता हूँ सिर्फ 10-15 मिनट दे दो बस, इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं, बट अगर आप 10 मिनट दे सकते हो तो भैया यस। ओके भैया, थैंक यू। भैया मेरा एक क्वेश्चन है। 1 मिनट कुशाग्र पहले आप पूछिए, फिर आतिफ आप पूछना। जी भैया, मेरा मेनली ये दिक्कत आ रही है कि मेरा सिलेबस अभी बचा हुआ है, उसको मैं कंप्लीट कैसे करूं और मुझे समझ में भी आ जाए। सिलेबस तो कुशाग्र टाइम टेबल वाला वीडियो देखो, उसके बाद आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना क्या दिक्कत आ रही है उसके बाद। मेरा भी डाउट्स है। इसमें समझ में नहीं आता है कि मेनली क्या लिखना क्या है। किसमें क्या लिखना है? क्वेश्चंस में समझ नहीं आता है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज टिपिकल रहती है। जैसे आया डिस्क्राइब द रीजंस फॉर द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस, तो इसमें हमको कांग्रेस ने कैसा डोमिनेंस किया वो बताना है, या फिर पूरा उसने विन किया, जो जो एरियाज उसके छूटे थे उसके बारे में बताना है। आपको डोमिनेंस बताना है, विन्स को आप चाहो तो एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो कि ये जो विन हुआ इसमें ये फैक्टर्स थे। क्वेश्चन क्लियरली आपको बताता है कि आपको क्या करना है। डोमिनेंस के रीजन बुक पे साफ साफ दिए हुए हैं कि कांग्रेस में कुछ ऐसी चीजें थी जो उसको डिफरेंट बनाती थी बाकी पार्टी से। हाँ भैया सही कह रहे हो। तो आप इसमें अपना एक्स्ट्रा वही ना एक्स्ट्रा दिमाग यूज ही मत करो कि हम ये भी बता दें वो भी बता दें। जो क्वेश्चन पूछ रहा है डायरेक्ट बताओ, बात खत्म। और बुक में तो लाइक इसका टू द पॉइंट आंसर भी दिया हुआ है। आंसर है इसका। हाँ भैया मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है प्लीज। बोलिए निशु बोलिए। भैया जैसे मैं मॉर्निंग से पढ़ती हूँ 4:30 बजे से मैं 11 तक पढ़ रही हूँ मॉर्निंग में, फिर मैंने 2-3 घंटे का नैप ले लिया या कोई भी ब्रेक ले लिया 1-2 घंटे, फिर मेरा दोबारा पढ़ने का मन नहीं करता, फिर मेरा पूरी शाम बेकार हो जाती है। बस यहाँ मॉर्निंग में पढ़ लिया, मेरा दोबारा ना बुक मतलब डर सा लगता है बुक पकड़ने से। क्योंकि आपने बहुत स्टार्टिंग में आपने बहुत पढ़ लिया ना। आप एक बार ट्राई करना कि स्टार्टिंग में भी इतना लंबा पढ़ने से अच्छा बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेके देखना एक बार। आप आपने बोला ना आप 4 से 11 पढ़ रहे हो, कोशिश करना कि आप 1 घंटे बाद ब्रेक लो, फिर थोड़ा 1 घंटे बाद ब्रेक लो, आधे घंटे का 15-15 मिनट का। तो उससे क्या होगा, बॉडी को ना रिलैक्स करने का टाइम मिल जाता है। वो होता है ना एग्जाम देकर आओ 3 घंटे तो एकदम ऐसा लगता है अरे बाप रे अब तो सो जाना चाहिए, अब तो हो गया आज का दिन। आती है फिर तो वही, क्योंकि क्या होता है एकदम उस समय पता नहीं चलता, हम फोकस में है, लेकिन फिर प्रेशर आ जाता है। तो थोड़ा ब्रेक ले लेना इज बेटर, थोड़ा ब्रेक ले लो तो फिर होगा सही। भैया मैं सोच रही हूँ कि मैं अब नाइट में शिफ्ट कर लूँ पढ़ना, क्योंकि मैंने 8th से लेके 11th 12th के हाफ तक ही नाइट में पढ़ाई करी है, पर अब सारे पेरेंट्स सब टीचर्स सब भी बोलते हैं मॉर्निंग में पढ़ो, तो मैं अक्टूबर नवंबर से मॉर्निंग में स्टार्ट कर। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है मॉर्निंग में भी उठे, 4 बजे मैं हमेशा उठ जाती हूँ, पर ना मेरे को लग रहा है रात में ज्यादा इफेक्टिव। फिर सोच रही हूँ अब 1 महीने बाद पेपर है, क्या चेंज करूँ। ट्राई कर लो 2 दिन ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। देखो हर किसी का अलग रहता है। अगर आपको लगता है आप रात में अच्छा पढ़ते हो तो ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। 2 दिन ट्राई करके देख लो कि उस दिन आप ज्यादा प्रोडक्टिव फील कर रहे थे या फिर नहीं कर रहे थे। अगर आपको लगता है नाइट बेटर था तो नाइट में स्विच हो जाओ। भैया मेरा भी डाउट था। आखिरी के 4-5 क्वेश्चन रहेंगे। हर्ष पहले आप पूछो, फिर जागृति आप पूछना। हर्ष पूछो। पूनम भैया लाइक सिर्फ 4 क्वेश्चन है ना, पहले हर्ष आप पूछो। हर्ष, जागृति, पूनम, फिर एक और ले लेंगे। हर्ष पूछिए। भैया पर मेरा ऐसा डाउट है, जैसे मेरे ना जो बाकी मार्क्स में जो मार्क्स आते हैं और जो इंग्लिश में उसमें काफी डिफरेंस आ जाता है। जैसे मतलब मेरे नॉर्मल बाकी जैसे पॉल साइंस और हिस्ट्री में 75 अबव आ रहे हैं मेरे, पर इंग्लिश में मेरे 70 के आसपास ही रुक जाते हैं। और मतलब मैंने सब कुछ करके देख लिया तो भी बढ़ ही नहीं रहे वो। मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बाकी सब्जेक्ट में टॉपर थे। इनफैक्ट उनके सोशियोलॉजी में 99 आते थे और इंग्लिश में उनके 50 से आते थे 80 में से। सेम इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है जब हमारे टीचर्स कॉपी चेक करते हैं ना, इस पे मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन वो वीडियो डिलीट ही हो गई, मुझे फिर से बनाना पड़ेगी। वो ग्रामर और स्पेलिंग नहीं देखते, राइट, उन्हें चाहिए पॉइंट्स। लेकिन जब आपकी कॉपी चेक होती है इंग्लिश की तो उसमें हर एक चीज को देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं आप इंग्लिश में मिस्टेक करते हैं। मैंने देखा जब अभी हम कॉपी चेक करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे बहुत ग्रामर एरर करते हैं, मतलब सिली ग्रामर एरर करते हैं। तो ग्रामर पर मेहनत करो। अपने इंग्लिश वाले टीचरों से पूछो कि अगर मेरे मार्क्स कटे तो कहाँ पर कटे। बहुत टॉपर रहते हैं। हमारी क्लास में तो एक टॉपर थी, उसके अगर हम ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट लेते हैं तो 99.8% बन रहा था, मतलब मार्क्स ही नहीं घटे। लेकिन इंग्लिश में उनके 100 में से, हम लोग के समय में 11th में पेपर 100 मार्क्स का होता था, तो उनको आए थे इंग्लिश में 100 में से 48 या 45। सोचो, तो हो जाता है। भैया जैसे अभी जितना टाइम बचा हुआ है, जैसे जनवरी फरवरी है,
तो मतलब उसमें मैं क्या करूं जिससे मेरे इंग्लिश में थोड़े मार्क्स चेक बढ़ करो, सकते हैं? चैट जीपीटी में डाल लो कि भाई मेरी ग्रामर मिस्टेक्स बताओ, खुद चेक कर लो क्या गलती होगी। चैट जीपीटी सबसे अच्छे से बता देता है ग्रामर मिस्टेक्स, उसको यूज करो, अपनी मिस्टेक्स पे वर्क करो। हालांकि इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। भैया मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे हम क्लास 11 एक मिनट क्लास 12 एक आखिरी के 2-3 क्वेश्चन पहले जागृति आप पूछिए। भैया आपको पहले मैंने बोला था जागृति पूछिए, फिर सिमरन आप पूछना। हाँ भैया मेरे को भी डाउट भैया है। मैं बोल रही कि ज्योग्राफी मेरा हो ही नहीं रहा है, हम जितना भी पढ़ रहे हैं हम भूल जा रहे हैं, कैसे कवर करें? सिलेबस मेरा हो चुका है बट जब भी हम क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं तभी लग रहा है कि कुछ नहीं पढ़े हैं, वैसा फीलिंग आ रहा है। देखो थोड़ा वो डर तो रहता है, लेकिन रिवीजन करना पड़ेगा। ज्योग्राफी में ना डेटा बहुत रहता है और टॉपिक्स भी बहुत सारे रहते हैं। रैपिड रिवीजन हाँ चालू हो जी। गई चैनल पर, वो देखना चालू कर दो, नोट्स करो और थोड़ा थोड़ा और रिवीजन भैया करते रहो, थोड़ा थोड़ा रिवीजन। और भैया और एक क्वेश्चन है कि फंसना पक्का है सीरीज से रिवीजन कर रहे हैं बट सिर्फ देख रहे हैं हम, चल तो वो जाएगा लिख यार, लिख कर कैसे प्रैक्टिस जरूरी नहीं करेंगे? रहता है हर चीज लिखना, जरूरी नहीं रहता है। अगर आप कुछ भी लिख रहे हो ये आधा लिख लो बिल्कुल आधा मत लिखो। एनसीईआरटी की लैंग्वेज कॉपी करनी होती है नहीं क्या, नहीं नहीं, या मन से अपने से? मन से लिखो। एनसीईआरटी के टर्म्स यूज मेरे करो। टीचर्स मेरे पूरे पूरे मार्क्स काट नहीं देते नहीं हैं। नहीं, हाँ एनसीईआरटी के ज्योग्राफी में टर्म्स मेरे कॉपी भी पूरे कर मार्क्स सकते हो, काटे थे। लेकिन आप आंसर मन से लिख सकते हो। की पॉइंट्स ना। हाँ और भैया वाइवा में क्या करे प्रैक्टिकल में? आ रहा है वीडियो, डल जाएगा, बन गया है, पूरा बता दिया अच्छा मैंने। ठीक है भैया। हाँ आखिरी के 2 क्वेश्चन रहेंगे। आप कोई ऐसा जिससे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछा है वो पूछ लीजिए बस। आखिरी के 2 एक क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा भी है। सर मेरे को पूछना है। 2 हाँ निकू पूछे, निकू ने भी एक ही क्वेश्चन पूछा शायद। निकू प्लीज पूछिए आखिरी के 2 भैया मैंने क्वेश्चन। भी भैया एज ए 11th ग्रेडर जो इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको पहले रिवाइज कर लिया, उसके बाद जब हम चैप्टर को दोबारा रिवाइज करने बैठ रहे हैं या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें डिफिकल्टीज आ रही है। होता है, मैं माइक्रो थोड़ा 11th में डिफिकल्ट लगता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे ना अगर बार बार कि कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है क्या बता रहा है क्या बता रहा है, और रिफ्रेशर में पीछे बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ एरर्स होना कम हो जाते हैं। मुझे बड़ी दिक्कत आती थी 11th में माइक्रो में, क्योंकि भैया बहुत नए टॉपिक इसके लिए रेफरेंस बुक ओसवाल की पीवाईक्यू बेस्ट है। यार 11th के लिए मतलब और भी है, बट हाँ ठीक है, बहुत अच्छी है वो, मतलब बुरी नहीं है। आप उससे पीवाईक्यू करो बहुत अच्छा, रिफ्रेशर से करो तो ज्यादा अच्छा है इकोनॉमिक्स में। तो भैया अब आखिरी एक क्वेश्चन प्लीज, आज मैंने बहुत लंबा खींच लिया है। एक आखिरी क्वेश्चन क्योंकि और कमिटमेंट्स है मेरे, कोई ऐसा जिसका कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ है। अच्छा जल्दी जल्दी आंसर करता हूँ। भैया इंग्लिश में आंसर राइटिंग कैसे करें भैया? इंग्लिश में आंसर राइटिंग का मैंने वीडियो बना दिया है, मैं बता देता हूँ आपको। आपको पैराग्राफ में आंसर लिखना है, वर्ड लिमिट को फॉलो करना है, सिर्फ वही लिखना है जो पूछा गया और कुछ भी नहीं लिखना है, बस पॉइंट्स नहीं लिखना है। और भैया ग्रामेटिकल मिस्टेक ग्रामर के लिए। सुरेश आपका क्वेश्चन पूछिए, आपने एक भी नहीं पूछा। भैया मैं हिस्ट्री पॉलिटिकल साइकोलॉजी को एक साथ मैनेज नहीं कर पा रही। एक साथ मत करो, एक दिन में 1-2 सब्जेक्ट बस करो। एक डिफिकल्ट कर लो, एक इजी कर लो, अगले दिन चेंज कर लो, फिर चेंज कर लो, फिर चेंज कर लो। सारे एक दिन में करने की जरूरत नहीं है, ये कभी मत करो। भैया आपने जो दूसरे मीट में बताया था कि जो अयोध्या का आपने जो बताया था वो रिसेंट हो गया, जैसे कि वो बाबरी मस्जिद जो टूट गया, अभी अयोध्या बन चुका है, अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। तो वैसे ही जो हमारे यहाँ पर इंडिया का जो है यूएन के जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर होने का जो क्राइटेरिया है वो पूरा है, बट जो अभी हमारे जो रिसेंट फैक्ट्स में तो इंडिया टॉप पे है पॉपुलेशन के ऊपर। तो अभी हम क्या लिखे, पॉपुलेशन की तरफ से सेकंड लिखे या फर्स्ट लिखे? फर्स्ट। आप उसमें ईयर मेंशन कर दिया करो, ईयर मेंशन कर दिया करो। अगर आप पुराना भी डेटा लिख रहे हो तो पुराना डेटा, अभी का डेटा लिख रहे हो तो पुराना। एनसीईआरटी में पुराना है, मींस सेकंड। पॉपुलेशन एक ऐसी चीज है, ये कभी एमसीक्यू में नहीं आती, इसमें आपको लेटेस्ट लिखना चाहिए कि इंडिया आज के समय मोस्ट पॉपुलेटेड है, ये एक फैक्ट है, इसमें आप लिख सकते हो। और जो यूरोपियन यूनियन का जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर जो थे, ब्रिटेन और फ्रांस, हाँ वो भी बहुत पुरानी बात हो गई है, वो 2018 की बात हो गई है। उसको भी आपको लेटेस्ट लिखना है कि अब 2 मेंबर नहीं है यूके, ब्रिटेन को गए हुए टाइम हो गया है। सर जो बॉक्स में जो क्वेश्चन रहते हैं जैसे WTO IMF के ऊपर, तो जो भी सोर्सेज वगैरह रहते हैं, तो क्या उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं? में आ जाते हैं, बुक 1 में नहीं आते प्लस बॉक्सेस से, बुक 2 के आ जाते हैं क्वेश्चन। भैया आपके पास मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट था? सीरीज लॉन्च होंगी क्या क्लास 11th के लिए सीरीज लॉन्च होंगी। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी हायरिंग प्रोसेस चल रहा है, चांसेस हैं कि हम 11th के लिए कुछ ना कुछ जरूर से लॉन्च कर देंगे आज से कुछ समय बाद। भैया इकोनॉमिक्स की सीरीज प्लीज लॉन्च कर। पूरी कोशिश करते हैं। अब आखिरी इकोनॉमिक्स का फॉर्मूला कैसे याद करें? भैया
for this amazing session. We are Most very welcome. grateful for you. आई गेस सारे क्वेश्चन हो गए। अब जो क्वेश्चन बच गए आगे भी हम मीट करते रहेंगे। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। आई होप आज आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। Yes, अगर भैया, कोई भी thank ऐसे you so क्वेश्चन much, रह गए यार। आगे हम करेंगे। एक Yes, अच्छा thank इनिशिएटिव you, है, भैया। इसी बहाने हमारी बात हो जाती है। सो ध्यान रखिए, you, भैया। करिए, टेंशन नहीं लेना है। so much. मोस्ट वेलकम, Bye, मोस्ट भैया, वेलकम। take बाय care. बाय 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 बाय। Bye, अपना ध्यान भैया। रखिए, खुश रहिए। बाय बाय Bye, बाय sir. बाय Bye. Thank you. बाय। Be happy. Thank you. Bye bye.